For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए हम लोगों ने जहां से शुरुआत की थी जरा उसी जगह आते हैं, उसी डिस्कशन पे आते हैं। हमने शुरुआत की थी और हमने डिस्कशन किया था कि चाहे कोई प्रोडक्ट बनना हो, चाहे कोई सर्विस कोई कंपनी प्रोवाइड करे, उन्हें क्या चाहिए इस शुभ काम के लिए? पैसे। और ये पैसे जो हैं वो मिलेंगे किनसे? तो जिनके पास पैसे हैं। ये पैसे अब कहा कि किनके किनके पास है? तो कहा ये पैसे बहुत लोगों के पास है, मुझ जैसे गरीब को छोड़ करके। आम इंसान के पास है, इंडिविजुअल के पास है। कुछ इंडिविजुअल के पास कम पैसे हैं और कुछ के पास बहुत पैसे हैं, राइट। फिर ऐसे ही कहा कि कुछ ऐसे भी जो है वो कंपनीज हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका धंधा, जिनका काम ही यही है कि वो पैसे को कहीं पे क्या करते हैं? लगाते हैं। कहा ये जो है वो हमारे टारगेट है, इन लोगों को बोलो कि हमारे बिजनेस में क्या करे? पैसा लगाए। तो इसका मतलब हमने तलाश शुरू की वैसे लोगों की, और लोग अगर मैं कह रहा हूं तो इंग्लिश वाला पर्सन कह रहा हूं, और इंग्लिश वाले पर्सन का मतलब है जो आप कंपनी लॉ और टैक्स में पढ़ते हैं, जिसका मतलब इंडिविजुअल भी होता है, एचयूएफ भी होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी होता है, पार्टनरशिप फर्म भी होता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी होता है, प्राइवेट कंपनी भी होता है, पब्लिक कंपनी भी होता है। कहा यही वाला पर्सन का मतलब है, यानी कि चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो इंडिविजुअल के फॉर्म में हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में हो, बस एक ही बात है कि उसके पास क्या है? पैसा है। और ये वो पैसा है जो वो इन्वेस्ट कहीं कर सकता है। कहा ऐसे की तलाश करनी है, और उनके पास, जिनके पास पैसा है, वो हमेशा चाहते हैं कि उनका पैसा और ज्यादा क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, और ज्यादा बढ़ जाए। तो कहा कि उनके ये पैसे बढ़े और हमारे बिजनेस में भी लगे। तो हमारे बिजनेस में वो लगाएंगे, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो हमने जिस तरह से उन्हें कमिट किया, और ये कमिटमेंट किस अकॉर्डिंग किया है? आखिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो हमारे किस तरह के प्रोडक्ट में किया हुआ है। यानी कि हमने शेयर इशू किया था, डिवेंचर इशू किया था, या उनसे कर्ज लिया था तो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो जिस टर्म्स कंडीशन पे हमने उनसे पैसे लिए थे उसी अकॉर्डिंग हम उनको क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। लेकिन कहीं ये रिटर्न करने में हम गड़बड़ घोटाला ना करें, इसके लिए कहा गया कि रेगुलेटरी बॉडी बीच में आई, सेबी बीच में आया। उन्होंने कहा कि हम एक सिस्टम बनाते हैं, और उसका नाम क्या दिया? फाइनेंशियल सिस्टम। तो जब हम सिस्टम बनाते हैं तो उसका एक नीड है, और फाइनेंशियल सिस्टम का क्या नीड है? फाइनेंशियल नीड को पूरा करना, यही इसका पर्पस है, फाइनेंशियल नीड को पूरा करना। कहा ठीक है। इसमें जो है जब सिस्टम बन गया, उसका उद्देश्य बन गया, उसका पर्पस बन गया, तो अब बात आती है कि सिस्टम तो बड़े सारे चीजों से मिलकर के बनता है। तो इन्हीं बड़े सारे चीजों को ही हम कंपोनेंट उसका कह देते हैं। और इसी बड़े सारे कंपोनेंट में से हमने कितने कंपोनेंट को पढ़ना है? 4 मेजर कंपोनेंट को, जिसमें पहला हमने कहा फाइनेंशियल मार्केट। और ये वो जगह है जहां पे जो है वो इन्वेस्टर और ईश्वर आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। ये मैंने आपको कहा कि ये तब खत्म होगा जब ये दोनों चैप्टर बहुत क्या करूंगा, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है। बस हमने इतना जाना है कि अगर शॉर्ट टर्म नीड है तो मनी मार्केट में जाते हैं, और लॉन्ग टर्म नीड है तो कैपिटल मार्केट में। 1 साल से कम दिनों में पैसा चुकता कर दीजिएगा तो कहां जाइएगा? मनी मार्केट में। और आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट जो 5 साल 10 साल में पूरे होंगे, तो किस मार्केट में जाके बैठिएगा? कैपिटल मार्केट में जाकर के बैठेंगे। प्रोडक्ट बेसिकली वो चीज हुआ जिसके जरिए कंपनी जो है वो फंड रेज करेगी, शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके करेगी, या कर्ज आपका बॉन्ड इशू करके करेगी। ऐसे किसी भी तरीके से करेगी। तो वही सारी चीजों को हम क्या बोल देते हैं? उसी को जो है वो सिक्योरिटीज लॉ जो है सिक्योरिटीज एंड क्या बोलता है? इंस्ट्रूमेंट कह देता है। तीसरा वो जो है वो इंटरमीडियरीज है। तीसरा वो कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है? इंटरमीडियरीज, जो इन्वेस्टर और ईश्वर को आपस में मिलाने का काम करता है और उनको फैसिलिटेट करता है। का ठीक है। तो ये तीनों के तीनों कंपोनेंट हमने पढ़े। अब बारी आती है किस कंपोनेंट की? चौथे कंपोनेंट की, जिसका नाम है पार्टिसिपेंट ऑफ। इसको कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन भी बोल देते हैं, या पार्टिसिपेंट ऑफ क्या बोल देते हैं? बात सिंपल सा है कि ये वो लोग हैं जो क्या करेंगे? फिर लोग का मतलब पर्सन, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे क्या हो, इंस्टीट्यूशन हो, जो इस कैपिटल मार्केट में फंड रिलीज करेंगे, यानी कि कंपनीज को क्या करेंगे? पैसे देंगे। अब आप खुद सोचिए, कुछ ऐसे कंपनी है जिनका काम ही पैसे लगाने का, जैसे बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये तो चाहते ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा किसी को दें, लेकिन मुफ्त में
ऐसे जगह पैसा देना चाहते हैं जहां से रिटर्न ज्यादा से ज्यादा क्या रहे, सिक्योर रहे, आय भी रिटर्न ज्यादा और हमारा पैसा भी क्या रहे, सिक्योर रहे। आप लाख उनको कहिए कि मैं 20% का इंटरेस्ट दूंगा, मुझे पैसे दे दो, बोलेंगे ना। अगर कोई दूसरा बंदा कहता है कि मैं 8% दूंगा या 10% दूंगा, तो शायद वो उनको देंगे अगर उनका सिविल अच्छा रहा। आपका सिविल खराब है या आपका कहिए कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीक है, सिविल को थोड़ी देर भूल जाते अगर आप सिविल नहीं समझते हैं तो कहा कि अगर जो है आपका जो है वो क्रेडिबिलिटी जो है वो वीक है, तो वैसे केस में आपसे ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट भी लेंगे और देने में भी कतराएंगे। आप देखिएगा जिसका सिविल अच्छा होता है, सिविल बेसिकली एक क्राइटेरिया है जिसके जरिए लोगों का जो है वो क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया जाता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इशू किया जाता है और ये उस बेसिस पे होता है कि अभी तक आपने जितने भी किसी से लोन लिए हैं, किसी से पैसे लिए हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, उन सब के पैसे अगर आप समय से देते जा रहे हैं तो वो बढ़ता चला जाएगा आपका। और अगर आप जितने बार भी डिफॉल्ट करेंगे बहुत बुरी तरह से क्या होता है, कम होता जाता है। तो अगर आपका क्रेडिबिलिटी अच्छा है, आसान शब्दों में आपने किसी से पैसे लिए और समय से पहले चुकता कर दिया, अगली बार आप पैसे लेने जाइएगा वो आपको देंगे या नहीं, क्योंकि आप उनको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और समय से पहले पैसा दे रहे हैं। उन्हें तो चाहिए अपने पैसे पे रिटर्न, और वैसे लोगों से चाहिए जहां पे प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या रहे। पता चला एक बंदा आपके पास आया, पैसे लेकर के गया और जो उसका ड्यू डेट है उसके बाद फोन किए जा रहे हैं, हाँ बस कल ही दे देता हूं, परसों दे देता हूं, तबाह करके रख दिया, ऐसे करके किसी तरह पैसे दिए। आप बोलिएगा तौबा, अगली बार इसे जो है वो पैसे नहीं दूंगा, बस एक ही बार जो उसने अपनी पहचान करा दी, अब उसे पैसे नहीं देने। अगर ऐसा ही आपका जो यहां मार्केट में है तो यहां पे बड़े सारे प्लेयर हैं जो इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में है और किस फॉर्म में है, इंडिविजुअल के फॉर्म में। मैं बस इसका आपको थोड़ा सा एस्पेक्ट बताता हूं कि कैसे कैसे हो सकते हैं। जरा सोचिए, जरा बैंक जो है वो लोगों को पैसा देना चाहती है। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिनका काम आपका जो है वो सेविंग अकाउंट खोलना नहीं है, आप उनके पास कर्ज ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, और वो भी जो है वो अपना पैसा कहीं ना कहीं क्या करेंगे, लगाएंगे, आपको भी देंगे और कहीं और भी लगाएंगे। यही उनके कमाई का जरिया है। या कोई और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई ऐसे बॉडी जो लोगों से पैसा ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि मैं आपको रिटर्न दूंगा। लोगों से पैसे ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मैं आपको रिटर्न दूंगा, आपके चीजों का दाम बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब वो भी तो इस पैसे को कहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब वो लोग जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, CIS हो गए, करेंगे और लोगों के बारे में, वेंचर कैपिटल हो गए। तो ऐसे बड़े सारे जो है वो इंस्टीट्यूशंस है जिनका काम है लोगों से पैसा लेना, उस पैसे को कहीं लगाना। जैसे ही लगाने की बारी आएगी ये पहुंच जाएंगे अपना कटोरा लेके, दो मुझे। कौन? यही कंपनी जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और अलग अलग तरह के सर्विसेज क्या लाना चाहते हैं, मार्केट में लाना चाहते हैं, ये पहुंचेंगे। अब हमें इन्हीं लोगों को पहचानना, यही जो इंस्टीट्यूशंस और यही जो इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल में ज्यादा कुछ है नहीं। इंडिविजुअल में हो गया एक वो जिनके पास कम पैसे होंगे, एक वो होंगे जिनके पास ज्यादा पैसे होंगे। तो इंडिविजुअल का तो बड़ा छोटा सा क्राइटेरिया हो जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन में देखिए कितनी बात आएगी। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के होंगे, हाँ या ना, गवर्नमेंट का बैंक है या नहीं है। तो गवर्नमेंट के बैंक में पैसे क्या रख दिया और सुबह में बढ़ जाएगा, तो ये भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। प्राइवेट बैंक है या नहीं है, तो इसका मतलब देखिए गवर्नमेंट बैंक भी हो गए और प्राइवेट बैंक भी। इसी तरह से आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के हो सकते हैं और प्राइवेट हो सकते हैं। एनबीएफसी गवर्नमेंट के हो सकते हैं, और सुनिए बहुत सारे जो हैं वो ऐसे जो है वो आपके बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेशनल लेवल पे है, राइट, यानी कि जो नेशनल लेवल पे, और कुछ ऐसे हैं जो स्टेट लेवल पे है, पॉसिबल, जिनका रिलेशनशिप बड़े नहीं है। इसी स्टेट लेवल पे लोगों को क्या करते हैं, पैसे। बहुत ध्यान से इन बातों को सुनिएगा क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा आपका समझना बहुत जरूरी है। और आपका इसमें कोर्स कंटेंट भी थोड़ा कम दिया हुआ है, मैंने थोड़ा ज्यादा आपको दिया है क्योंकि समझाने में मुझे सुविधा होगी। जितना इन्होंने दिया सिर्फ अगर उतना बोलूंगा ना तो बस मुझे टॉपिक उठाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, जिससे आपको भी तकलीफ होगी। लेकिन जब तक ऐसे कहानी में नहीं जाऊंगा तब तक आपको याद नहीं रहेगा। तो हम कहानी में चलते हैं और पढ़ाते वक्त आपको बोलूंगा कि इसको क्रॉस कर दीजिएगा। कहानी में ये जरूरी था लेकिन ये आपके कोर्स में दिया हुआ नहीं है। तो अभी पूरे के पूरे कहानी को सुनते जाइएगा। क्रॉस करना तो अपने हाथ में है कि ये हमारा सुना हुआ है, लेकिन इसे जो है हमें रेक्टिफाई एग्जाम के लिए
नहीं करना है, इस पोर्शन को हमें याद रखना है, इस पे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, इस पे शॉर्ट नोट्स जैसा नहीं पूछेगा, लेकिन समझने में हमें बहुत मदद मिलेगी, हम भूलेंगे नहीं कभी तब। तो यहां पे कहा कि कुछ जो है वो गवर्नमेंट के होंगे, कुछ क्या हो सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर के हो सकते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो सेंट्रल लेवल पे होंगे यानी कि नेशनल लेवल पे होंगे, और कुछ किस लेवल पे होंगे, स्टेट लेवल पे होंगे। उनका काम हुआ कि अपने जो है वो राज्य में जितने जो है वो आपके इंस्टीट्यूशन है, जितने जो है वो आपके जो है वो इंडस्ट्री वगैरह है, उन्हीं को लोन देना उनका काम होगा पॉसिबल, या उनका जुरिडिक्शन सिर्फ अपने ही स्टेट में होगा। इसके अलावा आपके बड़े सारे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, LIC, हम और आप पैसा जमा करते हैं और हमें वो रिटर्न देते हैं। कैसे रिटर्न देते होंगे, पैसा जमा कर रहे हैं और वही जो मैंने बोला था, आज जो है वो इतना छोटा 500 का नोट दिखा, कल इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर वो फुल फ्लेज 500 का नोट बन गया। नहीं, इसका मतलब यही LIC, इंश्योरेंस कंपनी, जितने भी प्राइवेट भी हैं और क्या है आपके गवर्नमेंट के भी हैं, आप खुद जानते हैं LIC गवर्नमेंट के हैं, लेकिन इसके अलावा n नंबर ऑफ मैक्स वूपा और ये सब जो है वो है या नहीं है, जो कि जो है आपके किनके हैं। तो कहा कि ये सारे लोग भी जो हैं वो कहां कहां पैसे लगाएंगे, ये सब जो है वो हमारे लिए क्या है, ये सब हमारे लिए जो है वो पार्टिसिपेंट हैं, किसके, यानी ये सब जो है वो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे मार्केट में पैसे क्या करेंगे, लगाएंगे। तो अब यही हमें जो है वो देखना है कि किस तरह से ये पैसे लगाते। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बहुत रिस्की कंपनी में पैसा लगा देते। क्यों पैसा लगा देते रिस्की कंपनी में, आप सुनते होंगे बहुत सारे स्टार्टअप में, शार्क टैंक और क्या क्या, क्योंकि उनको क्या लगता है कि रिटर्न बहुत, और आपको पता है कि 100 में से 3 स्टार्टअप जो है सक्सेसफुल हो पाते हैं, 97 क्या होता है, डूब रहा है। लेकिन फिर भी लालच, अगर मेरा वाला जो है इस 3 में रह गया तो, जैसे मैंने आपको बोला कि जो है वो एग्जाम आता है, 9% रिजल्ट है, 91 जो है वो फेल हो रहे हैं। 11 लाख बच्चों ने यूपीएससी में फॉर्म भरा था, 900 बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ। 11 लाख में कितना, 900। और वहां पे जो है वो आप देखिए कंपटीशन का क्या है आलम। तभी तो करोड़ों की नौकरी छोड़ करके भी बहुत लोग क्या कर रहे जा रहे, अलग अलग है। कुछ लोगों को पावर का क्रेज होता है कि गेस्टेड ऑफिसर बत्ती और ये होगा, कुछ जो है वो अलग पागल होते हैं, कुछ छोड़ के आते हैं, कुछ उसमें जाने के लिए मर रहे होते हैं। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया, लेकिन कंपटीशन देखिए वहां पे है कि कितना जबरदस्त कंपटीशन है। लेकिन उसमें भी मैं इसीलिए बार बार आपको ये कहता हूं कि ये सब आप लोग को सुनना चाहिए। और आप लोगों में से भी कोई भी आदमी अगर लगे कि इस तरह के चीज में जाना है, तो पहले जो है वो कोई ना कोई एक ऐसा कोर्स जैसे CA CS इस तरह का कोर्स करके ही जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुतों को शहीद होते देखा है। मैंने आपको बताया मेरे घर में मेरे अलावा मैक्सिमम लोग IAS IPS ऑफिसर ही है। मैं भी जो है वो ऑलमोस्ट आधा तो पहुंच ही गया था, स्टेट लेवल में भी गेस्टेड ऑफिसर ही था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उधर बना ही नहीं, मुझे नहीं पसंद आया, रास नहीं आया। क्योंकि वहां पे पैसे अलग तरीके से मिलते हैं, सैलरी जो है वो उतनी भी नहीं थी जितना जो है मुझे प्राइवेट में मिलता था जब शुरुआत हुई थी। तो रीजन ये है कि आप भी जानेंगे, जब जाएंगे तो IAS ऑफिसर की शुरुआत में सैलरी मुश्किल से 1 लाख के आसपास होता है, जितना अगर हम लोगों ने जो है वो 2 अगर कंसल्टेंसी ले लिया, 1 दिन में ले लिया, तो पूरे महीने आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन हर आदमी का एक अलग अलग चीज होता है पावर को लेकर के। लेकिन अगर वहां पे जाते तो कंपटीशन का आलम देखिए, 11 लाख, जिसमें से 5.25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो 5.25 लाख में से कितना, 900 मैटर करता है या नहीं करता है। इसीलिए उस तरह की चीज में जब भी लोग जाते हैं, आप क्यों देखते हैं ज्यादातर IITN वगैरह उसमें सक्सेसफुल होते हैं। या देखिएगा कि कोई पहले से जो बहुत अच्छा जॉब कर रहा है या कोई ना कोई जॉब में है वो करता है। क्यों, क्योंकि उसको ना मेंटली ये टेंशन नहीं रहता है। आपको क्या रहेगा, अटेम्प्ट के बाद कुछ नहीं कर सकते, अगर वहां से निकल गए तो फिर किसी चीज के लायक नहीं। क्योंकि हर जगह से आपकी सरकारी नौकरी में उम्र क्या हो चुकी रहेगी, खत्म हो चुकी रहेगी तब तक। तो इसीलिए और बहुत सारे पिछले बार CS से भी जो है 37th रैंक आया था। CS इंस्टीट्यूट ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था, इसलिए मुझे सारी चीजें याद है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, फिर उस फील्ड में जाते। और उसमें जब किसी का इंटरव्यू वगैरह देखिएगा कितने का, हरियाणा के 2-3 लोगों का दिखलाया हुआ है, बिहार के लोगों का दिखलाया, यूपी के लोगों का दिखलाया है, और बिल्कुल दिखलाया है कि खाने को पैसे नहीं समझिए। ऐसे जगह रहते थे जहां पे सारे गुंडे मवाली रह रहे, पढ़ने तक का माहौल नहीं, झुग्गी में रह रहे, अगल बगल चारों बगल वैसे ही लोग रह रहे, लूटमार चाकूबाजी वाले लोग रह रहे हैं, ऐसे लोग। लेकिन फिर उसमें कर लिया। तो ये बस मैं आपको कहता हूं कि बस करने के लिए जज्बा होना चाहिए, बहाना नहीं।
नहीं करने के 100 बहाने होते। किसी चीज को करने के लिए ना बस एक ही चीज की, मुझे ये क्या करना है, करना है। तो अब यहाँ के इस मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, स्टार्टअप वगैरह लेकर के लोग आते हैं। स्टार्टअप वगैरह में पता है कि बहुत ज्यादा पैसा डूब जाता है, फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिटर्न क्या चाहिए, बैंक इनको कर्ज नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि बैंक कहती है कोई कोलैटरल दो। इनके दिमाग में तो बस आइडिया है, तो उस आइडिया के बेसिस पे बैंक देगा नहीं, कोई और पैसे लगाएगा नहीं। तो यहां पैसे लगाने के लिए भी लोग आते हैं और उन्हें वेंचर कैपिटल बोलते हैं, जो प्राइवेट इक्विटी के फॉर्म में पैसे लगाते हैं, एंजल इन्वेस्टर। इन्हीं सारे लोगों के बारे में हमें बात करना है। हम और आप पढ़े हैं पेंशन के बारे में कि लोगों को जो पेंशन दिया जाता है तो लोगों से पैसे लिए जाते हैं, उसे एक जगह पर रखा जाता है और उसे कहीं जमा किया जाता है, ताकि आने वाले दिनों में जब रामदिन बूढ़ा हो जाएगा तो उन जगहों से पैसे निकाल के देंगे। तो मुझे बताइए, जब वो पैसे कहीं इन्वेस्ट ही नहीं होंगे तो क्या वो पैसे से हम किसी को पैसे दे पाएंगे? तो इसका मतलब ये सब जो पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, इन सब में जो पैसा रखा हुआ है, ये सब जो है वो पार्टिसिपेंट है या नहीं है? पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है? जो इस कैपिटल मार्केट में पैसा लगाए वो क्या कहलाएगा? पार्टिसिपेंट कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस कहलाएगा। यही बेसिकली हमें पढ़ना है कि वो कौन है और कैसे पैसा लगाते हैं। क्लियर है? ये जो आपका कहिए चैप्टर का जो पार्ट है, ये थ्योरी इन नेचर ही है, लेकिन हमें इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम आगे चीजों को क्या करेंगे, यूज करेंगे। एस्पेक्ट क्लियर है क्यों ये पढ़ रहे हैं? तो देखिए, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का ये चौथा कंपोनेंट है, इसीलिए हम पढ़ने जा रहे हैं। एक तरीका ये भी हो सकता था कि चलिए मैं आपको वेंचर कैपिटल के बारे में बताता हूं, और मैंने वेंचर कैपिटल बता दिया। आपके बुक में ऐसे ही शुरू किया है कि वेंचर कैपिटल, और वेंचर कैपिटल के बारे में जानिए। अब जब हम बात करने लगेंगे तो हमें पता रहेगा कि क्यों हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का, हमारा फाइनेंशियल नीड पूरा हो, इसके लिए जो हमने सिस्टम बनाया उसका एक जो है वो क्या है, कंपोनेंट ये भी है, पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट या कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस कह दीजिए, जो भी है। तो अब इसके बारे में जानते हैं, और इनके बारे में मैंने जो आपको कहा उसमें सबसे पहले कहा कि ये नेशनल लेवल पे हो सकते हैं, स्टेट लेवल पे, ये गवर्नमेंट के हो सकते हैं और ये प्राइवेट के हो सकते हैं। यही इसका ब्रॉड कैटेगराइजेशन है। चलिए जरा आप जानते हैं। यहां पे आप कुछ नोट नहीं करेंगे, सब कुछ मैंने आपके जो है वो नोट्स में दिया हुआ है। जो मैंने आपको दिया हुआ है बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये जो आपका जो है वो नोट्स है उसको आप निकालेंगे। उसके बैक में जो है, मतलब जब आपका इंस्ट्रूमेंट खत्म होगा तो है 11 पेज पे, तो वहां से जो है वो आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, और इसमें जो जो पोर्शन मैं बोलूंगा कि ये पोर्शन जो है वो ऐसे करके क्या करिएगा, मार्क कीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में जो है शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, उसको मार्क करते जाइएगा। सबसे पहले जितनी भी मैंने आपको बात कही वो बात यहां लिखी हुई है, यहां लिखी हुई है, और ये बात आपके लिए जरूरी है जब कैसा क्वेश्चन पूछा जाए, ओपन एंडेड। और कैसे करके यहां पे फिर क्वेश्चन रह सकता है। देखिए, जिस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो, इट्स वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, उससे भागिए नहीं। भागने का मतलब सीएस छोड़ना हो गया, भागिए नहीं, उस तरह के क्वेश्चन को और एनकाउंटर कीजिए, बनाइए जरा। यहां पे क्या हो सकता है, तो कैपिटल मार्केट या पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इज हैविंग सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंशियल सिस्टम। कमेंट हो गया ना ओपन एंडेड, किसी एक पे नहीं पूछा। अब जो है वो उसमें ये वाला जो शुरू का कहानी है ये काम आएगा, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। वो और काम कैसे चलेगा, जब अभी आगे और बताऊंगा तो उसमें और ऐड ऑन कर पाइएगा, लेकिन शुरुआत ऐसे ही होगी। जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे कॉपी देखा हूं इसीलिए बात कर रहा हूं, तो आप लोग ना सीधे लिखना शुरू कर देते, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट। बिल्कुल ठीक है, आपने वो लिखा है, लेकिन अगर सोचिए, मैंने आपको जो बोला, कोई अगर बोले कि बेटा खाना देना, तो अगर खाना देना बोला तो क्या करेंगे, देखिए कैसे करके आप खाना दे रहे हैं। यहां से एक समोसा उठाया और ऐसे करके फेंका, ले खा, और उसके बाद क्या किया, जब जो है वो पकड़ लिए ऐसे करके खाने लगे, तो उसके बाद बोले हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाया, बोले ये ले हरी चटनी, लगा और खा, चटनी भी दिया दिया ना। फिर उसके बाद जो है वो खाने लगे, तो गए और फिर बोले कि थोड़ा और हाथ बढ़ा, हरी चटनी को जरा साइड कर किया, बगल में लाल चटनी, इधर लाल इधर हरा, बीच में जो है वो दोनों मिल करके अलग कलर बना रहा है। अब बोले अब चाट,
मुझे एक चीज बताइए, दोनों तरह का चीज, चटनी दिया और साथ में समोसा भी दिया, समोसा भी गरम गरम दिया, हाथ में कभी कैच करा, कभी ऐसे करा क्योंकि गरम ज्यादा लग रहा है, खा रहा है, लेकिन मुझे बताइए खाने का सही फील आ रहा है? पेट तो भरेगा लेकिन यही फील सही नहीं आ रहा, वही काम आप लोग कर रहे हैं, बस लिखते सब कुछ है लेकिन अब पता नहीं आदत हो गया, जैसे कपड़े ना अपने अलमीरा में आप लोग ठूस के रखते होंगे, ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आप जब कॉपी को लिख रहे हो तो उस कॉपी को देख के लगता है कि ये वैसा ही बंदा है जो है वो अपने अलमीरा में जो है वो एक कपड़े को निकालने के लिए सब कपड़ा निकालता होगा और फिर एक कपड़े को रखने के लिए सारे कपड़े निकाल के ठूसता होगा, ऐसा ही झलकता रहता है। या एक चीज, एक तो पढ़ा नहीं और गलती से अगर पढ़ाई किया तो उसको उठा करके टेबल पे जो है वो एवं ही छोड़ दिया, कल को फिर कुछ खोजना है तो अगला नोट्स फिर वैसे, ये नहीं कि JIGL का एक फाइल में रखा, CMSL का एक में रखा, इसमें सब मिला हुआ, कौन सा ये वाला है, आज ये छूटा कल वो छूटा, किधर चला गया? चुनू मेरा तेरा नोट्स मेरा जो तेरे टेबल पे है देखना जरा। नहीं दीदी मेरे पास नहीं है, भैया भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब ऐसे ही जो चिल्लम चिल्ली का माहौल बना हुआ है, आपके एक नोट्स के लिए घर के सारे लोग जो है वो, हे भगवान इसका नोट्स मिल जा, सर बहुत डांटेंगे, देखो घूमते रहते हैं, एकदम दुष्ट है, राक्षस है, बचेंगे नहीं, घूमते रहते हैं और उस पर भी कुछ सुना देंगे, नोट्स मेरा वाला मेरे ही हाथ में दो। कहने का मतलब बस ये है कि इन चीजों को जब लिखने लगे तो शुरू में ठीक वही चीज, अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप उसमें नाम जरूर जानेंगे, वेंचर कैपिटल जानेंगे, आप उसमें जो है वो LIC JIC आप जानेंगे, आप डेवलपमेंट बैंक का नाम जानेंगे, सब आप लिखेंगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर उससे पहले ना अगर ये वाला चीज सजा करके नहीं दिया, तीनों चीज एक साथ किसी प्लेट में, तो समझिए कि आपका पर्पस डिफीट हो गया है। मार्क्स मिलेंगे वही एक मिलेगा, 10 में बोल रहा हूं, एक मिलेंगे, 2 मिलेगा, और उसमें साइन बाग तो जो है वो कुछ का आधा लिख करके 3-4 लाइन छोड़ दिए कि बाकी सर पूरा कर देंगे, तो छीन लिया था। तो 40 मिनट में अगर उतना ही लिखा, तो इसीलिए मैं जब बोलता, देखिए मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, क्या मैं अवेलेबल नहीं रहता हूं आपके लिए? सिर्फ ऑनेस्टी पे चलिए, बाकी चीज पे नहीं। पंचायत कीजिएगा तो मैंने क्या बोला, मेरा कुछ नहीं जाना है, मुझे आपसे पैसे मिल गए हैं, मैं आपके पीछे कम भी पढ़ूंगा तो भी आप उतना ही देंगे, ज्यादा पढ़ूंगा तो भी। लेकिन मैंने बताया कि कुछ चीज छोड़ करके यहां आया हूं तो थोड़ा पैशन है पढ़ाना। एक होता है ना कि बस काम के, आप देखिएगा पढ़ाते तो मुझे कोई कभी जल्दबाजी नहीं रहेगी और ना ही मुझे आप थका हुआ सा देखेंगे। भले आते वक्त मैं आपको अजीब दिखूंगा, लेकिन जब मैं यहां आ जाऊंगा ना, जैसे जैसे क्लास बढ़ने लगेगी वैसे आप देखिएगा कि जैसे नहीं होता है कि पौधा वगैरह, जैसे जैसे दिन निकलेगा तो वो और जो है वो हरा, तो सो के उठूंगा तो अजीब दिखूंगा, और अगर मैं घर में रह गया तो आपको डल सा दिखूंगा। वही जो है घर वाले मुझे बोलते हैं एक आध ऑनलाइन ही क्लास ले लीजिए ताकि उनके साथ ही मेरा मूड क्या रहे, अच्छा रहे। तो जब तक वो पढ़ाओ नहीं लगता बैटरी जो है वो चार्ज हुआ नहीं, तो यही बोलते हैं कि अपना अपना पैशन, तो आप उस चीज को करके आइए ना और आप बताइए ना। आपसे तो मैं बार बार पूछता हूं कि आप लिख रहे हैं, बच्चे लिखने में दिक्कत है, बार बार मैं आपकी मदद करता हूं, लेकिन लिखते वक्त याद रखिए, मैंने आपको हमेशा बोला है, खून से जो है वो इसका जो है वो तिलक लगाइए अपने कॉपी को। खून का मतलब सही में काट के मेरे नाम से FIR मत दर्ज कर दीजिएगा कि सर ने बोला था, खून से क्या करना है, तिलक लगाना। इसका मतलब है कि उस लेवल तक जाइए ना, सारी दुनिया को छोड़ दीजिए उस समय, और सिर्फ 10 नंबर। मजाल नहीं है कि मुझे 10 में 9 आ जाए, एकदम ये टेम्परामेंट। अब ये नहीं उठा के चेयर मार देंगे सर 9 दे क्यों दिया, आपको ऐसे करके लग जाना है कि उसमें जो है वो 10 में से क्या ना आए, 9 नहीं है। दूसरा तरीका ये भी है, उठा करके चेयर मार दिया टीचर को, 10 में 20 देगा अगली बार से, तो ये वाला नहीं। अप्रोच ये होना चाहिए कि उसमें कोई भी मार्क्स हमारा कम, और ये वही है। ये जो अभी हमने सारी बात की है ना, अब इसके बाद अगर जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है तो शुरू का ये पॉइंट हुआ कि पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट हैज सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंशियल सिस्टम, कमेंट। अब वहां पे ये चीज आप शुरू कीजिएगा कि फाइनेंशियल सिस्टम क्यों बना, उसका ये कंपोनेंट है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा कैसे। उसी में जो है कुछ नेशनल लेवल पे, कुछ स्टेट लेवल पे, कुछ प्राइवेट और कुछ, बस यहां तक तो बता दिया। अब उसके एग्जाम्पल में आना शुरू करेंगे और एक एक करके किस में आएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस, और फिर आएंगे किस पे, स्टेट लेवल पे। तो ये जो है वो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट
और यहां पे कह रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन, इतना सारा चीज लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां तक की, तो यहां तक का चीज सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट में है, एक जो है वो लाइन में, वो इतना ही है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका डोमेन कोई एक राज्य नहीं है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई एक स्टेट नहीं है, बल्कि इनका डोमेन क्या है, पूरा का पूरा इंडिया है। यानी कि ऑल अक्रॉस द इंडिया, कहीं पे भी कोई भी अगर जो है वो आपका जो है वो इंडस्ट्री है, अगर कोई भी कंपनी है, जो कंपनी किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रही है और अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तो ये उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है, अवेलेबल है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ उस राज्य के इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि किसी भी जो है वो राज्य में, किसी भी जगह में अगर कोई जो है वो आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोई प्रोडक्ट बनाता है और क्या बनाता है, सर्विस, लेकिन किसी में भी लगा देंगे नहीं, जो इनके एलिजिबिलिटी को क्या करें, फुलफिल करें। अब ये जो आपके नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको इन्होंने 3 मेजर कैटेगरी में बांटा है। जरूरी नहीं कि यही कैटेगरी होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने फाइनेंशियल सिस्टम के आपको बोला क्या 4 ही कंपोनेंट है, मेजर 4 कंपोनेंट है। ठीक वैसे ही यहां पे जो है वो इनके जो है ये 3 मेजर कैटेगरी में बांटा है। एक है ऑल इंडिया व्हाट, देखिए बैंक सिर्फ नहीं बोला, क्या बोला, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, यानी उनका काम ही है कि वो हमें और आपको जो है वो होम लोन और पर्सनल लोन नहीं दे रहे हैं, हमारा और आपका अकाउंट नहीं खोल रहा है ये बैंक जिसका नाम ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक है। तो ये कर क्या रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज वगैरह को क्या दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रहा है, और उन्हीं को तो पैसे चाहिए, उनके पास जो है वो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट का है। जैसे आईडीबीआई बैंक भी है, और आईडीबीआई जो है वो आपका जो है वो कहिए जो है वो ये आपका जो है वो नेशनल लेवल पे जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको पी बताता हूं आपको, एक हमारा कहलाता है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कहलाता है, और एक आपका जो है वो नेशनल लेवल पे होता है। तो ये पीएफआई उसको बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसका जिक्र आप कंपनी लॉ में भी पढ़ते होंगे, पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है वो पीएफआई के फॉर्म में हो गए, और जिसका एग्जांपल जो है वो आपका एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक नहीं, क्या बोला मैंने, एचडीएफसी। ठीक वैसे ही आपका जो आईडीबीआई बैंक नहीं, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई हुआ, और उसके आगे जब बैंक लगा दिया तो वो हमें और आपको लोन वगैरह देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी जो है वो आपको और हमको लोन नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, इंडस्ट्रीज को लोन देता है, और उसमें एचडीएफसी बैंक जो हो गया वो क्या हो गया। ठीक वैसे ही आईसीआईसीआई, ये जो है आपका पीएफआई हो गया, और आईसीआईसीआई बैंक, पीएफआई कहिए या कहिए ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि पीएफआई होने के लिए थोड़ा सा और एक क्राइटेरिया होता है, लूज सेंस में भी आप इसको पीएफआई और ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक एक जैसा समझिए, यानी कि ये डेवलपमेंट बैंक का कैटेगरी हो गया। दूसरा कहा कि स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनका काम सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या देना है, लोन देना है। और उसके बाद कहा और जो भी बचा उसको किस कैटेगरी में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो देखिए यहां पे आपका यही नाम लिखा हुआ है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हमसे जो है वो शॉर्ट नोट्स में पूछ दिया नेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस, तो हमारा पहला लाइन यही होगा कि इट विल फाइनेंस at national level to various industries and organization when they comes on their criteria, और तब उसका जो है वो क्या लिख दिया, कैटेगरी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक को 2 लाइन में डिफाइन किया, फिर वैसे ही किसको डिफाइन करेंगे, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। यहां पे जो है वो हमारा नाम दिया हुआ है, कौन कौन से नाम है भाई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए ये नेशनल लेवल पे देंगे, लेकिन किनको देंगे, स्मॉल इंडस्ट्री। मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा आपको एसबीआईएल जब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सेटिंग अप वाले पोर्शन में आएंगे, तब वहां पे आपको बताऊंगा कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होते, एमएसएमई एक्ट उसको कहते। तो उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी भी राज्य में होंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, वो
एसएमई उसको प्रोवाइड करें। उनका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया दिया हुआ है कि प्लांट मशीनरी में कितना पैसा लगाया है तो माइक्रो बोलेंगे, कितना लगाया है तो स्मॉल बोलेंगे, और कितना लगाया है तो मीडियम। और उस लेवल से ज्यादा हो गए तो आप नॉर्मल एंटरप्राइज कहलाते हैं और आपके ऊपर एसएमई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। एसएमई एक्ट के एप्लीकेबल होने का मतलब कि आपको कुछ ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, कुछ ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। करेंगे बात, जब उस एक्ट में आएंगे डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो हम जब लिखना शुरू करेंगे तो नेशनल लेवल का जो आया उसके बारे में लिख दिया, नेशनल के भीतर 3 लिख दिया। तो अब देखिए सिग्निफिकेंट वाला जब बात करेगा तो ज्यादा बात हमें यहां से लिखना पड़ेगा जो कहानी में हमने बात की, और उसके बाद हम बताएंगे कि ये नेशनल लेवल पे भी होते हैं और स्टेट लेवल पे। और नेशनल लेवल पे जब होंगे तो इससे आगे नहीं जाएंगे, कहां तक लिखेंगे, सिर्फ ये 3 मेन लिखेंगे, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आगे अगर आपने लिखा तो मार्क्स कटेंगे नहीं। आपको बस घड़ी देखना है, समय देखना है, हाँ, और कितने मार्क्स का है ये देखना है। अगर 3 और 5 मार्क्स का है तो आपको बस ये एक एक नाम लिखना है कि भाई नेशनल लेवल पे ये हो गए, और तब आगे जो और कुछ पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल के नाम सिर्फ लिखेंगे। वेंचर कैपिटल का नाम बोलूंगा, एआईएफ का नाम बोलूंगा, क्यूआईबी का नाम बोलूंगा, सिर्फ नाम सिर्फ लिखते जाना है। ये सब नहीं कि इसके भीतर आकर के किसको डिफाइन करने लगे, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछ दे कि व्हाट काइंड ऑफ नेशनल लेवल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस आर अवेलेबल, तो उस समय में जो है ये वाला पंचायत मत खोल करके बैठ जाइएगा, क्योंकि फिर जो है फिर अगर आपने लिख दिया तो क्या मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन आपका जो है वो टाइम जो है उस टाइम में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, और जितना ज्यादा इन तीनों के बारे में बतलाएंगे उतना मार्क्स आएगा। फिर हम आगे स्पेशलाइज किन के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड। अब देखिए जरा, आईएफसीआई दिख रहा है यहां पे, आईएफसीआई यहां पे डेवलपमेंट बैंक है, और यहां पे क्या है, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है। जिनको जो है आईएफसीआई नहीं दे सकता है लोन, उसको यहां से मिल जाएगा लोन, किस फंड में, वेंचर कैपिटल फंड के रूप में। जिसको आईसीआईसीआई नहीं दे पाएगा उसको आईसीआईसीआई कौन सा दे देगा। अब मैं आगे आपको वेंचर कैपिटल बताने वाला हूं कि ये किस तरह के जो है वो वेंचर में पैसा लगाता है, लेकिन ये सब हम बात क्या कर रहे हैं, ये सब नेशनल लेवल पे है। तो नेशनल लेवल पे एक तो बैंक हो गया आसान शब्दों में, डेवलपमेंट बैंक। दूसरा हमने क्या बोल दिया, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया। और हम लोग तीसरा जो बात कर रहे हैं वो कौन सा है, जो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आया, वो किस में आ गया, इन्वेस्टमेंट। जैसे मुझे बताइए एलआईसी, एलआईसी क्या डेवलपमेंट बैंक है, नहीं। क्या स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है जिनका बिजनेस फाइनेंशियल इन नेचर है, कहा नहीं। ये तो इंश्योरेंस क्या है, कंपनी है, तो उनको हमने कहां पे रख दिया, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास बड़े सारे पैसे हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, और भी बड़े सारे हैं, जिनमें से कुछ प्राइवेट हैं और कुछ क्या है। तो अभी हम नेशनल लेवल पे जो देख रहे हैं इसमें से कुछ गवर्नमेंट के हो सकते हैं, कुछ किनके हो सकते हैं, प्राइवेट के हो सकते हैं। तो देखिए हमने जो है वो नेशनल लेवल पे देखा, नेशनल लेवल पे जो है वो 3 कैटेगरी, कौन कौन सा, एक हो गया हमारा डेवलपमेंट बैंक, ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, एक है स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गया। क्लियर है ये चीज। अब हमारा अगला कैटेगरी क्या आ जाएगा, स्टेट लेवल। और कुछ इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी जो है वो इसी तरह के चीज होंगे, बस अंतर क्या होगा, अंतर बस इतना ही होगा कि ये अगर बिहार में है तो बिहार में जितने भी इंडस्ट्री है सिर्फ उन्हीं को ये क्या प्रोवाइड करेंगे, उन्हीं को जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उन्हीं को लोन देंगे। अगर यूपी में है तो यूपी को देंगे। तो इनका जुरिडिक्शन किस लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल पे हो गया। और ये जो स्टेट लेवल पे होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा फंड नहीं होता है, तो ये करते क्या है, नेशनल लेवल ने जब फंड कर दिया उसके बाद थोड़े बहुत पैसे कम पड़ गए या कुछ और डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो वैसे केस में मदद कौन कर देता है, स्टेट लेवल। या छोटा सा ही कोई चीज है स्टेट में, मान लीजिए कोई जो है वो जैसे एग्जांपल याद इसलिए बोला, अनूप सत्तू, पता नहीं अगर कोई बिहार यूपी से होंगे तो कहीं नाम सुने होंगे। सत्तू का एक कंपनी, इसका इनका जुरिडिक्शन बहुत बाहर नहीं, अब तो लेकिन दिल्ली तक पहुंचने लगे। लेकिन शुरुआत जो इन्होंने की थी तो बिहार और यूपी से ही किया था, पहले बिहार फिर यूपी, ऐसे कर करके चीजों को बढ़ा रहे थे। इनको थोड़े पैसे की जरूरत है, सत्तू समझते हैं
चना से बनता है, तो वो जो है वो चने खरीदना, उसको ये करना, बहुत बड़ा प्लांट मशीनरी नहीं चाहिए उसके लिए, मार्केटिंग के लिए ज्यादा चीज चाहिए। तो उन्होंने जो है वो छोटे से मशीन के लिए कर्ज लिया, उनको वहां से जो है वो क्या हो गया, लोन मिल गया। तब इसके लिए नेशनल लेवल वाले में जाते तो शायद उनके लिए ये छोटा पड़ता तो नहीं देते, स्टेट लेवल के में गए इंस्टीट्यूशन में, उन्होंने इनको क्या कर दिया, कर्ज दे दिया। अब ऐसे ही जो बहुत बड़े बड़े मिल होते हैं, वो बड़े बड़े मिल को जो है वो नेशनल लेवल, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उनको जो हजारों करोड़ की जरूरत पड़ी, तो उनको जो नेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने क्या कर दिया, फंड कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है वो उन्हें वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, 10-12 करोड़ की। बोला कि ऐसे नीड को कौन पूरा कर देगा, तो देखिए यहां उन्हें नेशनल लेवल से भी मिल गया और किन से, तो स्टेट लेवल कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काम किया या नहीं किया। और कैटलिस्ट का काम करने का मतलब है जो उस चीज के गति को बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को जो है वो बढ़ा दे, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। अगर एग्जैक्ट आप इसके बारे में जानेंगे तो जो केमिस्ट्री में यूज होता है, वैसे ही कोई कैटलिस्ट का काम करता है, कहता है मेरे जीवन में ये कैटलिस्ट की तरह है। कैटलिस्ट की तरह है मतलब जो काम आप कर रहे थे वो और क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। शायद जो है वो कोई हो सकते, टीचर हो सकते, कोई दोस्त हो सकते, कोई रिलेटिव हो सकते, जिन्होंने आपको बोला कि नहीं भाई सब हो जाएगा, ऐसे करो ऐसे करो। करना तो आपको ही है, बस उन्होंने आपको क्या कर दिया, थोड़ा बूस्ट कर दिया, स्पीड क्या हो गया, तेज हो गया। तो कह रहे कि ये जो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है ये किसकी तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह। बहुत ज्यादा फंड नहीं होता है, छोटे अमाउंट के फंड में मदद करते हैं। उस राज्य में जो भी आपके क्या है इंडस्ट्री है, उस राज्य के इंडस्ट्री को या तो नेशनल लेवल पे ऑलरेडी मिला हुआ है तो भी उन्होंने थोड़ी मदद की, नहीं मिला हुआ है तो भी क्या करेंगे, मदद करेंगे जितना तक इनके पास अमाउंट होता है। क्लियर है ये चीज। अब इसी का इन्होंने जो है वो ब्रॉड जो है वो क्या दिया, कंसिस्ट फॉलोइंग स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल। देखिए हर जगह सीखी वही बात तो लिखा हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आगे क्या लगा दिया, स्टेट लगा दिया। वहां नेशनल लेवल पे, ये किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे। क्लियर है ये चीज। अब देखिए इसके बाद बात क्या आती है कि चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे किस लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे, हो सकता है कि कुछ इन्हीं में से, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे किस लेवल पे हो, अब ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों में कहा गया कि वैसे लोग जिनके पास बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन होंगे, क्या होंगे, बहुत हाईली क्वालिफाइड होंगे, जो मार्केट को पूरे तरह से एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। हर कोई करना चाहता है, लेकिन मैंने बोला जो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, क्वालिफाइड। दुनिया में हर कोई जो है देखिए तो कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन रखता है, लेकिन जब हम कहने लगते हैं कि इसी कुनबे में से आप देखते हैं बड़े सारे लोग सीएस, अब उसी सीएस में से कहा जाएगा कि देखते हैं कि किसका क्वालिफिकेशन कितना ज्यादा है, तो उसी में जो है वो देखना शुरू करेंगे कि अरे इनके पास इस स्पेशल चीज का क्वालिफिकेशन है, यहां पे इन्होंने इसमें एक्सपर्टीज किया हुआ है, इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर में ही सबने एमबीबीएस किया हुआ है, इसका स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑर्थोपेडिक में है, इसका स्पेशलाइजेशन जो है वो कार्डियोलॉजी में है, इसका स्पेशलाइजेशन जो है ऑफ्था में यानी आइज में है, इसका इसमें है। ठीक वैसे यहां पे इन्होंने कहा कि सब लोग तो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत हैवी अमाउंट क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हो। इनके हैवी का मतलब और हैवी है, इनके ग्रुप में हैवी। एक हुआ कि आप लोगों में से कौन कितना क्वालिफाइड है, और एक हुआ कि हमारे बिरादरी में कौन कितना क्वालिफाइड है। तो देखिए दो अलग अलग लेवल नहीं हो गया। आपके वाले में मैं चला जाऊं तो अंधे के बीच में कान्हा राजा, मतलब, और मैं जो है अपने में रहूं तो मुझे भी अपना चीज क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, क्योंकि वहां मेरे जैसे और भी दिग्गज है। मैं 4 डिग्री लेके आया हूं तो कोई और भी है जो 5-5, 6-6, 10-10 डिग्री लेके बैठा है। तो ऐसे ही जो यहां पे इन्होंने क्या कहा कि इन्हीं स्टेट लेवल और किस लेवल में, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो स्पेशलाइज, चाहे कोई भी हो, इन्हीं में से हमने 2 एस्पेक्ट रखा। पहला जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे और फ्रीक्वेंटली करे, और दूसरा जिनके पास होनहार पर्सन हो, क्वालिफाइड पर्सन हो इन्वेस्टमेंट क्या देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। कहा कि उनको हम बुलाएंगे किस नाम से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। देखिए इंस्टीट्यूशनल में भी क्या है ये, क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल में कौन लोग आए, वही लोग जो हमारे क्या थे, जो नेशनल लेवल पे और किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन थे उनका ही हमने कैटेगराइजेशन किया। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका जो हमने कैटेगराइजेशन किया, ये कैटेगराइजेशन हमने जो किया है वो कैसे किया, कहा कि 2 एस्पेक्ट के बेसिस पे किया।
एक हमने जो है वो इनको कहा दोज बाय और शेयर्स किस लेवल पे, लार्ज स्केल पे, यानी इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे कर रहे हैं। और दूसरा हमने रखा कि इनके पास जो क्या है, एक्सपर्टीज एंड व्हाट, फाइनेंशियल प्रोफिशिएंसी। अब ये कैसे लोग हो गए, कहा कि ये वैसे लोग हैं कि कलेक्टिव लोग हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जिनके पास क्या है, बहुत दिमाग है, बहुत किडनी लगाया है, और तब जाकर के क्या करेंगे, पैसे लगाएंगे। अब आप सोच करके देखिए, ये वो महान आत्माएं हैं जो लोग आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वगैरह, रिसर्च एनालिस्ट वगैरह, रिसर्च एनालिस्ट नहीं आएंगे इसमें क्योंकि वो पैसे नहीं लगाते हैं, वो किसी के पैसे लगाते हैं, उनका सर्विस वगैरह लेकर के। आप सोचिए, आप जरा बैंक एम ही पैसे लगा देगी। और बैंक में कौन क्वालिफाइड पर्सन होता है, मुझे ये बता दीजिए। बैंक में पीओ की तरह जो है वो ऑफिसर्स लेवल पे सिलेक्शन होता है, और बाकी का जो है वो क्लर्क लेवल पे होता है। यही दो जगह सिलेक्शन होता है, और कोई क्राइटेरिया ही नहीं। उसी से जो है वो जनरल मैनेजर और सब बनते हैं। और पीओ के एग्जाम में जो पूछा जाता है वो होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और आपका जो है वो जीके। तो इसमें कहां ये दिया हुआ है, बोला कि नहीं, ये जो है वो सर्विसेज उनकी क्या करेंगे, हायर करेंगे, अपने पास उनको रखेंगे और तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इनके पास लार्ज अमाउंट है या नहीं, क्वालिफाइड पर्सन को ये रखेंगे या नहीं। तो इसीलिए ये बैंक क्या कहलाएंगे, QIB। ये नेशनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे बहुत कम ही बैंक है आपका। अब तो धीरे धीरे और क्या होता जा रहा है, ठीक है, स्टेट लेवल पे भी होंगे तो भी वो स्टेट लेवल का बैंक होगा क्वालिफाइड में, बहुत कम आपको दिखेंगे। नहीं तो ज्यादातर बैंक आपको कहां दिखेंगे आजकल, कुछ पहले होता था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सिंध ऑफ पंजाब, सब तो मिल गया और मिलकर के किसमें बदल गया। तो आज के डेट में और आपके बहुत कम आपको बैंक दिखता है। और ग्रामीण बैंक वगैरह आता ही नहीं है QIB की कैटेगरी में। क्यों नहीं आता है, क्योंकि लार्ज स्केल उनके पास नहीं है। तो यहां पे जो है वो देखिए, अब म्यूचुअल फंड में लोग पैसे लगाते हैं, और म्यूचुअल फंड कहां से पैसा कमा करके देता है, उसी पैसे को कहीं लगाता है। उनके पास भी एक्सपर्ट है। पढ़ाऊंगा म्यूचुअल फंड, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना, म्यूचुअल फंड एक चैप्टर ही है। तो यहां हम लोग बस यही कह रहे हैं कि ये लोग करते क्या है, ये बड़े होनहार पीपल होते हैं। ये लोगों से पैसे अपना कलेक्ट किया और हैवी अमाउंट में पैसे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो इन्वेस्ट करेंगे तो इनके नाम जरा जानिए कौन हो गए। तो अगर QIB बोला तो QIB जो है वो किस ग्रुप से है, इन्वेस्टर्स का वो ग्रुप जिनके पास एक्सपर्ट अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। दूसरी बात, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड दे आर इन्वेस्टिंग ऑन लार्ज स्केल। हो गया, वही क्या कहलाएं, QIB कहलाएं। तो अब जरा इनके कुछ नाम देखें, QIB के नाम, और देखिए जरा ये QIB का यही नाम आपको एक एक करके मुझे बताना है और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप बोलेगा बस सर इसी स्लाइड में, लेकिन आगे तो बहुत सारी चीजें, इसी से आगे सारा का सारा निकला हुआ है। इसी में से कुछ को मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बताना पड़ेगा। तो QIB में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, सेबी ICDR रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है, यहां पे जो है वो 2018 कीजिए, ये गलती से रह गया, ICDR रेगुलेशन 2018। QIB जो है वो किन किन चीजों, किन किन को QIB कहते हैं, म्यूचुअल फंड, एक एक करके करूंगा बात, वेंचर कैपिटल फंड, AIF, फॉरेन वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विथ सेबी। अभी इनके सबके बारे में बताऊंगा, जिनमें से कुछ को थोड़ा बता करके छोड़ूंगा क्योंकि वो आगे पूरा चैप्टर है, और जो चैप्टर के फॉर्म में नहीं दिया है उसको इसी समय बताऊंगा। जैसे आपका AIF पहले एक चैप्टर हुआ करता था, सिलेबस को थोड़ा उन्होंने छोटा किया है। बच्चों की हालत ऐसे ही खराब थी इस पेपर में, और इस पेपर में मार्क्स बहुत ज्यादा आता है लेकिन फेल बहुत ज्यादा करते हैं। रीजन ये है कि पेपर टेक्निकल है। अब जैसे हम लोग डिपोजिटरी सिस्टम में इस क्लास के बाद पहुंचेंगे, देखिएगा वहां से, लेकिन बड़ा मजा आएगा। मतलब सब कुछ जो है वो समझने वाला है, देख देख करके करने वाला है, इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे मार्केट में डील करते हैं, कैसे खरीदा जाता है, कैसे जो है वो पूरा मार्केट गवर्न होता है। कहीं बैठे रहे तो आप किसी को बता सकते हैं ये जो देखते हो ना, ये निफ्टी बढ़ रहा है, पता है कैसे पॉइंट बढ़ गया, बता तो। आपके पास आंसर रहेगा कि ये जो पॉइंट बढ़ गए, कैसे सुनते कि आज इतने पॉइंट बढ़ गया, आज इतने पॉइंट घुलट गया, किसी ने धक्का दे दिया सीढ़ी से, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो यहां पे AIF पहले एक चैप्टर था, अभी नहीं, तो ये बताऊंगा। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ये बताऊंगा, और इन वेंचर कैपिटल फंड बताऊंगा। म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि उसके बेसिस पे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा क्या किया हुआ है, चैप्टर दिया हुआ है। सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो
इन्वेस्टर्स अदर देन व्हाट, कैटेगरी 3। मत घबराइए, ये भी अभी आपको बताने वाला हूं कि ये क्या होते हैं। ये सब नाम है, किनके नाम है? उन लोगों के जो लार्ज स्केल में क्या करते हैं और जिनके पास क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपको बताता चलता हूं। अब ये क्या है? पीएफआई अभी भी जिक्र किया था, याद आया? ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक से जो जोड़ दिया था। पीएफआई बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम नेशनल लेवल पे इंडस्ट्रीज वगैरह को क्या देना है, लोन, और उसमें पैसे लगाना है। किस लेवल पे? और यही जब स्टेट लेवल पे लगाते हैं तो इसको एसएफसी कहते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों जो है वो वर्ड मैं पूछूंगा कि कहां इसका जिक्र किया हूं जब मैं आपको डिपोजिटरी सिस्टम पढ़ाने लगूंगा, क्योंकि वहां पे डिपोजिटरी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के समय पूछूंगा कि बताइए इसका जिक्र और पहले कहां किया था। तो पीएफआई कौन हुए? जो हमें आपको लोन दे, कहा नहीं, किनके साथ ये डील करते हैं? इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए उनमें डील करते हैं। और ये किस लेवल पे होते हैं? इसका मतलब किसी भी स्टेट में अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो पीएफआई से जाकर के क्या ले सकता है, लोन ले सकता है, इन्वेस्टमेंट करा सकता है, बस तो उनके क्राइटेरिया को क्या करे, फुलफिल करे। और कहा कि यही अगर एसएफसी होगा तो कहा वही स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एसएफसी भी बोल देते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। सेम काम, अंतर क्या हो गया? स्टेट लेवल पे इनके पास भी क्या होंगे, एक्सपर्ट नहीं होंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा ये कंपनी डूबेगी या बचेगी, यानी हम अपने सारे पैसे बर्बाद कर दें? नहीं, वो पूरे तरह से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और इसके लिए उन्हें जिनसे रिपोर्ट जो मंगवाना पड़े लेकिन एक्सपर्ट को रखेंगे। ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जितने भी बैंक का नाम आप जानते हैं जो भी आरबीआई में रजिस्टर्ड है वो सब क्या कहलाते हैं, कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। और शेड्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि आरबीआई के शेड्यूल 2 में उसका जिक्र किया हुआ है, इसे हम क्या बोल देते हैं, शेड्यूल। आरबीआई ने एक लिस्ट बनाया, शेड्यूल का मतलब कुछ नहीं, एक लिस्ट है, और बोला है कि जिनको जिनको हम कमर्शियल बैंक का जो है वो स्टेटस देंगे उनका नाम इसमें बढ़ता चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि कल के डेट में वो बंधन बैंक और कोई बैंक नहीं आया है नया, तो जिनको जिनको उस कैटेगरी में क्या करते जाएंगे, देना बैंक, देना तो बहुत पुराना बात हो गया, तो मर्ज भी हो गया किसी के साथ। एक और भी इस बीच में कोई बैंक आया था एयू करके ना, तो नए नए ऐसे जो बैंक है, और एक आया था आरबीएल को तो खैर बड़ा अच्छा स्टेटस मिल गया है तो उनको उन्होंने शेड्यूल में डाला, लेकिन कुछ को भी उन्होंने शेड्यूल में नहीं डाला है। तो कह रहे हैं कि कौन सा बैंक, जिनको इन्होंने जो है वो उस तरह का स्टेटस दे दिया, वो उसको उस लिस्ट में शामिल कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल। का मतलब ये कि इनका काम क्या है, कमर्शियल है। ये जो है वो चैरिटी में तो वर्क करते नहीं, इसलिए इनका नाम क्या है, शेड्यूल कमर्शियल। आसान शब्दों में जिसे हम और आप बैंक कहते हैं, उसी को ये दुखी करने के लिए, ताकि आपको लगे, फील हो कि आप सीएस कर रहे हैं, क्या नाम दिया है, शेड्यूल कमर्शियल। लॉ में बहुत जगह ऐसा ही किया हुआ है, जिसको आसान से समझाया जा सकता है उनको इन्होंने हैवी करके, लैंग्वेज देखिएगा घुमा घुमा करके इतना बड़ा सा लिखा है, ना कोई कम वक्त में बीच में फुल स्टॉप दिया है, सीधे जो है वो प्रोवाइडेड, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, अरे पढ़ा है बियर एक्ट का लैंग्वेज वगैरह, तो ऐसे करके फर्दर मुझे बोलो, 3 लाइन में इसको बता दूं और बच्चा कभी ना भूले। और उसको हम कर रहे हैं कि दिस हैज बीन दिस एज पर प्रोविजो ऑफ दिस, तो जान खा रहे हो सबका। लेकिन क्या है, आपको एक्ट को पढ़ना आना चाहिए, इसीलिए उस तरह से देते। लेकिन देखते फिर पढ़ाते वक्त आपको क्या बोलते कि मतलब ये हुआ, और एक्ट जो है वो पूरा जो है वो चिपकाया हुआ है इस पूरे के पूरे जो है वो आपके स्लाइड में, जबकि निकल करके उससे 2 बात देखिएगा। आज भी कुछ चीज पढ़ेंगे, निकल करके आना 1 लाइन है, और कमबख्त ने जो है वो 7 लाइन लिखा है। लेकिन करे क्या, ऐसे बहुत सारे 7 लाइन आपको खुद पढ़ करके 1 लाइन क्या करना रहेगा, इन फ्यूचर निकालना रहेगा। यही आपके सीएस की रियल में जो है वो पढ़ाई है। अभी तो वो चीज याद कर रहे, बाद में नए नए चीज को क्या करना पड़ेगा, आपके पास काम आ गया, और काम हो सकता है कि शायद आपको आ गया इंडस्ट्री डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ आ गया, तो अभी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आप पढ़ रहे, वो पूरा का पूरा एक्ट उठा करके उस पर जितने रूल बने हुए वो उठा करके क्या करना पड़ेगा, पढ़ना रहेगा। तो अगला देखिए हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक जान लिया, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जान लिया, इसमें कुछ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हमें पता है, ए प्रोविडेंट फंड विथ मिनिमम कॉर्पस कितना। अब इसका मतलब क्या है ये सुनिए, प्रोविडेंट फंड एक ऐसा तरीका है जिससे कितने पैसे आप लेते हैं इंप्लॉय से, कितना परसेंट, 10%, और कितना इंप्लॉयर भी देता है, कुछ जगह को छोड़ करके, कुछ जगह पे कितना परसेंट है,
12% है। तो एक हिस्सा जो है वो एम्प्लॉय दिया और कुछ हिस्सा किसने दिया, और उसके बाद वो पैसा जो है वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चला जाता है। फिर उस पे अगले महीने क्या मिलता है, इसका मतलब पैसा ग्रो कर रहा है। कैसे, यही तभी तो उसको क्या बोला, ये भी क्या है, QIB। क्यों है QIB, सबसे पहले लार्ज अमाउंट है या नहीं, तभी तो बोला कि वो PF नहीं जिसके पास कितना पैसा है, 25 करोड़ से कम वाला नहीं, जिसके पास 25 करोड़ से क्या है, ज्यादा है। वो लोग भी जो है पोर्टफोलियो मैनेजर वगैरह की सर्विस लेते हैं, उनके फंड मैनेजर होते, तब पैसे लगाते ताकि लोगों का पैसा डूब ना जाए। ये नहीं कि बस दिस दैट इन पिन सेप्टा पिन इन पिन आउट, खेलना है तो खेल लो वरना गेट आउट, और जहां पे गया वहां पे जो है वो क्या कर दिया, पैसे लगा दिए। बोला नहीं, ऐसे नहीं, वहां पे भी एक्सपर्ट होंगे। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए। और ये कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में से ये है कौन, QIB। क्या इसके अलावा नहीं है, हैं, क्या कहलाएंगे, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। और इनको किस नाम से पुकारेंगे, जो भी बच्चा आपका जो है वो 75% से ज्यादा लाया तो नहीं बोल देते हैं डिस्टिंक्शन होल्डर, बाकी पास नहीं है, उनको डिस्टिंक्शन होल्डर नहीं बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आपके CS में ही बहुत सारे बच्चे पास करते हैं, रैंक होल्डर और CS क्वालिफाइड नहीं बोलते हैं। तो यही बेसिकली यहां पे उन्हीं में से जो है जिनको ज्यादा मार्क्स आया वो रैंक होल्डर बने, और जो कम रहा वो नॉर्मल पास के रेंज में पास कहलाए। तो वैसे ही यहां पे है, सब इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है। QIB इज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन और नॉट, ऑल QIBs आर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, ट्रू और फॉल्स, ऑल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस आर QIB। हो गया, यही बेसिकली है। पेंशन फंड कितना मिनिमम कॉर्पस, बस मैंने आपको समझाने के लिए इसके बारे में थोड़ा ज्यादा लिखा है, बात बस इतनी सी जो यहां पे है उतना ही, बाद में इसके बारे में मैंने डिटेल दिया, वहां जब जाएंगे तो आपको क्रॉस करा देंगे कि इसको इतना नहीं जानना है, लेकिन इतना जानना है कि हमें क्या पेंशन फंड के बारे में कुछ पता है। देखिए तभी मैंने बोला कि क्यों बोला जाता है कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे होते हैं तो क्यों आपका जो है वो जोन आसान हो जाता है, थोड़ा कनेक्टिविटी आसान हो जाता है। हमने ये नहीं ना सोचा कि बच्चा एक बार ये देगा दूसरी बार ये देगा। तो अब यहां पे आप देखिए कि अगर आप कोरिलेट करते, क्या आप प्रोविडेंट फंड को आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं पेंशन फंड को, अरे मैं पेंशन फंड की तो हम बाल की खाल निकाल दे कि पेंशन फंड में कौन पैसा लगाता था, याद आया, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, उसमें हमने देखा भी था कि उसमें जो है वो रामदी नहीं लगाएगा, सिर्फ कौन लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर का लगेगा, तो वो भी तो पैसा जमा होगा। तो लेकिन वो पेंशन फंड, इस कंपनी के पेंशन फंड में कम पैसा है, तो क्या वो QIB का स्टेटस लेगा, 5 करोड़ है तो क्या 1 करोड़ वाला नहीं होगा पेंशन फंड, क्यों नहीं होगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो 1 करोड़ नहीं होगा। और आपको क्या लगता है 25 करोड़ ही होगा, हजारों हजार करोड़ के जो है वो क्या पड़े हुए हैं, पेंशन फंड पड़े बड़े बड़े कंपनीज के। तो जिनका भी जो है वो कॉर्पस का मतलब क्या हो गया, फंड कितना है, 25 करोड़ जो है वो मिनिमम है, उसको हम क्या बोलेंगे, QIB। और जिसका 24 करोड़ है उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस बोलेंगे। क्लियर है। इंश्योरेंस फंड सेटअप, अब देखिए ये इंश्योरेंस फंड किसके लिए बना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड यूनियन ऑफ, अरे भाई इनके भी जो है वो लोग काम करते हैं। कल को बारामूला में, पुंछ में, अनंतनाग में कहीं कोई शहीद हो गया, कुछ हुआ तो पैसे जाएंगे उनके पास, तो इसके लिए उनसे जो पैसे लिए जाते हैं वो जमा किए जाते हैं और कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। कहा गया कि यहां भी हम किनको रखेंगे, एक्सपर्ट को रखते हैं, और बहुत हैवी अमाउंट वहां पे भी होता है, तो ये भी क्या कहलाया। देखिए QIB होने के लिए 2 कंडीशन, एक लार्ज फंड, लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और दूसरा उनके पास क्या होगा, एक्सपर्ट अवेलेबल होगा, क्वालिफाइड पर्सन होगा। तभी बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है वो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बायर ही तो कहलाएंगे। इंश्योरेंस फंड सेटअप बाय व्हाट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्टल डिपार्टमेंट के लोगों को जो है वो वेलफेयर और बाकी चीजों के लिए अगर किया तो ये क्या कहलाया, आपके QIB। अब इस पूरे के पूरे देखिए QIB वाले में सिर्फ ऊपर का जो पहला लाइन है यहां पे ही जो है वो समस्या है 2 जगहों पे, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, जिसमें से एक आपका है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, राइट, और एक जो है वो आपका है म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड,
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड ये वेंचर कैपिटल में ही आ जाएगा, फॉरेन वेंचर कैपिटल, यानी वेंचर कैपिटल एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल। तो सबसे पहले जरा म्यूचुअल फंड के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो है हम आपको AIF बता पाएंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में कहा गया, बहुत डिटेल में आगे बताऊंगा, 2-3 क्लास लग जाते इसमें। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आपको अगर पैसे लगाने हैं कहीं पे और आप एक्सपर्ट हैं तो खुद से पैसे लगा दीजिए, लेकिन जरा सोच करके देखिए, अगर आपके पास बहुत पैसा रहे तो आप एकदम ध्यान से इस बात को समझिए, बहुत पैसा आपके पास है और आप पैसे को जो है वो एक कंपनी में लगा दिए, कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ गया, आपके बल्ले बल्ले साबा साबा, और प्राइस अगर गिर गया तो लुट गए। लेकिन सोचिए जरा आपके पास 10 करोड़ रुपए, आपने जो है वो 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए जो है वो लगा दिया इक्विटी में, कहा कि अलग अलग कंपनी के किस में लगाएंगे, इक्विटी में। कुछ पैसे बोला कि हम जो है वो लगाएंगे और उसको लगा दिया कंपनी के डिवेंचर में, जहां पे फिक्स इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है और इक्विटी में अनलिमिटेड मिलना है। कुछ पैसे प्रेफरेंशियल शेयर में लगा दिए, कुछ पैसे जो है बैंक में FD कर दिया और कुछ में गवर्नमेंट के बॉन्ड में लगा दिए। पॉसिबल? आपके पास 10 करोड़ थे तो आपने 2-2 करोड़ के करके बांट दिया, लेकिन अब जो आपने 2 करोड़ इक्विटी में लगाया वो एक कंपनी में नहीं लगाया, 2 करोड़ ओवरऑल इक्विटी में लगाया। उसको भी आपने कैसे बांटा वो सुनिए। कुछ पैसे जो है वो आपने जो है वो लगा दिए इक्विटी में, सिर्फ जो 2 करोड़ लगाया उसको कैसे लगाया, आपने जो कुछ लगा दिया पैसा जो है वो बैंकिंग कंपनीज में, कंपनी नहीं बोला मैंने, किस में लगा दिया, बैंकिंग कंपनी यानी बैंकिंग सेक्टर में लगा दिया। कुछ को आपने रियल एस्टेट में लगा दिया, कुछ को जो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में लगा दिया। अब इसमें लगाने का मतलब क्या है, बैंक में भी लगाया तो SBI में नहीं, थोड़ा पैसा SBI में, थोड़ा पैसा ICICI में, प्राइवेट में भी और पब्लिक गवर्नमेंट में भी, ऐसे करके लगा दिया। अगर आपने जो है वो लगाया कहां पे, अगर आपने लगाया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो कुछ सिप्ला में लगाया, कुछ रेनबैक्सी में लगाया, सारा एक में नहीं लगाया। टेक्सटाइल में ही लगाया तो अलग अलग कंपनी में लगाया। तो देखिए इक्विटी में इतने तरह से बंटवारा किया, ऐसे ही डिवेंचर में भी बांट बांट करके करे। तो मुझे बताइए, भले आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो लेकिन डाइवर्सिफाई करने पे रिस्क कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उतने ही नॉलेज से हैं, लेकिन डाइवर्सिफाई करेंगे तो रिस्क कम हो गया। अरे एक कंपनी डूबेगा दूसरा तो ठीक कर देगा। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास कुल पैसे 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, ऐसे ही डाइवर्सिफाई करेंगे, 2,000 रुपए है, 500 रुपए लगाएंगे डिवेंचर में, डिवेंचर्स में, 500 रुपए इक्विटीज में, 500 रुपए जो है प्रेफरेंशियल शेयर्स में और 500 बॉन्ड्स में, और अगर कुछ बचा रहता 400 लगाते तो कुछ FD भी कर देते। अब उसमें भी जो है वो इक्विटी में जो 400 लगाया है उसमें अलग अलग इंडस्ट्री में, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, IT सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर, उस बैंकिंग में भी SBI में भी लगा, ICICI में। दांत से काट काट के नोट दीजिएगा, क्या बताइए लगा पाइएगा? अरे भाई मिनिमम एक शेयर तो लेना पड़ेगा, 1,000 1300 रुपए के तो एक शेयर है और आप 500 रुपए को डाइवर्सिफाई करने चले हैं। तो ये वैसा ही मजाक नहीं हुआ कि आप जो वो खूब ऐश कीजिए और उसके बाद जो बीच बीच में आकर के मुझसे पूछिए सर हो जाएगा ना दोनों ग्रुप। तो मजाक नहीं कर रहा है, ये कैसा मजाक कर रहा है? अब ऐसे डाइवर्सिफाई हो सकता है? तो जरा सोचिए, इसका मतलब डाइवर्सिफाई करने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए, इसका मतलब हम गरीब नहीं, मैं गरीब कभी भी जो है वो इस तरह से पैसा डाइवर्सिफाई कर पाऊंगा? नो। अब एक और बात, कहते हैं ना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। पैसे कम है लेकिन डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसके अलावा और देखिए, अगर किसी के पास पैसे कम हो, डाइवर्सिफाई भी करना चाहे और बोले कि अगर पोर्टफोलियो मैनेजर का एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता ना, मुझे बताइए पूरा मुक्के खाने की वो तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है? जितने देर नहीं पढ़ रहे हैं रहम है ऊपर वाले का। एक तो कह रहा है कि 2,000 रुपए को 2,000 जगहों पे डाइवर्सिफाई, और कह रहा है कि ये डाइवर्सिफाई करने वाला मेरा ब्रेन नहीं हो, ये एक्सपर्ट का हो, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर जैसे का, मतलब एक्सपर्ट उसको डाइवर्सिफाई करे। कहा कि अब आपने जब ऐसा किया तो मार्केट बैठी हुई आपके नीड को सुन करके उन्होंने फटाक से जो है वो एक बिजनेस शुरू किया।
और उस बिजनेस में आए कुछ लोग और उन्होंने कहा कि यस, शाहरुख खान की तरह मैं हूं ना, और वो मैं निकला म्यूचुअल फंड। और उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आपके पास 2000 है, लगाइए। आपके पास कितना है? 20,000, आप भी दीजिए। मेरे पास 2 लाख है, बिल्कुल सही, दीजिए। ऐसे करके सबसे पैसे लिए। अब ये हो गया 100 करोड़ हो गया। अब ये होगा मस्ट डाइवर्सिफाई। और जब 100 करोड़ आ गया तो ये कहते हैं हम एक्सपर्ट को अपने पास रखेंगे, एक्सपर्ट को हम पे करेंगे, और उनके पे करने के बाद जो 100 करोड़ में आपको हमने किया क्या, हमने 10 करोड़ का यूनिट दे दिया। जैसे शेयर मिलता है ना, वैसे 10-10 रुपए का एक यूनिट दे रहे हैं। आपके पास 2000 रुपया है, ये लीजिए 200 यूनिट आपके हो गए। और आपके एक यूनिट की कीमत इस समय कितने रुपए है? 10 रुपए। अब हमने ये 100 करोड़ लगा दिया। ये 100 करोड़ इसी तरह से हमने डाइवर्सिफाई कर दिया मार्केट में। तभी तो म्यूचुअल फंड को QIB के कैटेगरी में रख रहे हैं, मालदार, असामी और एक्सपर्ट है। अब ये जो पैसा हमने लगाया, इसी में से 2 करोड़ जो लगाया था सिप्ला में, उसका कीमत आज के रेट में 3 करोड़ हो गया है। और हमने जो है वो 3 करोड़ जो लगाया था रैनबैक्सी में, उसका जो है वो 2.5 करोड़ हो गया। पॉसिबल? ऐसे ही करके बहुत सारे जगहों पे लगाने के बाद इनके ये 100 करोड़ का वैल्यू 120 करोड़ हो गया है। पॉसिबल? सारी जगह सॉफ्टवेयर है, हर दिन कैलकुलेट होता रहेगा। अब आपके यूनिट की कीमत कितनी हो गई? जो यूनिट 10 रुपए का था कितना हो गया? बस जैसे शेयर का कीमत बढ़ता है वैसे यूनिट का कीमत। ये है म्यूचुअल फंड। बहुत डिटेल में बताऊंगा कैसे म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, दुनिया भर का चीज। तो फिलहाल इतना ही बताना था कि इनका तरीका क्या है, लोगों से पैसे क्या करना, इकट्ठा करने को ही जो है वो यहां पे जो वर्ड यूज करते उसको बोलते पूल करना। क्या करना? पूल। तो सारे पैसे को एक जगह पूल कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद उस पैसे को क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह के काम को जो करने के लिए आए, उनको जो सबसे पहले ये आए तो सेबी ने बोला अगर लोगों का पैसा लेके भाग गए, कहां पे पैसे लगा रहे हो, लोगों को बताओ, डिटेल बताओ। उनके ऊपर नियम कानून लगाना होगा या नहीं? यही नियम कानून जब लगाना था तो उनके लिए रेगुलेशन बना दिया, और रेगुलेशन बना दिया सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, और उसके तहत वो काम करेंगे। बना दिया उनके लिए। उनके लिए जब बना दिया तो कुछ दिनों के बाद, ध्यान से सुनिएगा, वो यहां है नहीं क्योंकि आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन इसी से लिंक बनेगा, वेंचर कैपिटल तक पहुंचेंगे। इसके बाद जो है एक और प्लेयर आया कुछ दिन बाद, वो बोला मैं भी लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं और उस पैसे को लगाऊंगा। तो बोला ठीक है, तेरा नेचर भी वही है कि लोगों से पैसे को क्या करना, पूल करना, और उसको कहीं क्या करना। लेकिन कहा कि इसका नेचर जो है वो बेसिकली जो है वो म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन से गवर्न नहीं होता। बोला क्यों नहीं गवर्न होता है? क्योंकि ये जिन लोगों से पैसे लेते हैं वो बिल्कुल आम आदमी नहीं है जो 1000 और 2000 लगा रहे हैं। ये जो है वो खास तरह के लोगों से पैसा ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं लोगों से ही, और लगा भी जो रहे हैं वो जो है वो खास तरह के प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, खास तरह के जगह पे लगा रहे हैं, सिर्फ रियल एस्टेट या कहीं और लगा रहे हैं। बोला अच्छा, इनका नेचर तो अलग हो गया, लेकिन ले तो पैसा लोगों से ही रहे हैं, रेगुलेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सेबी ने इनके लिए फिर से बना दिया एक रेगुलेशन, सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन। और वो पर्सन जो है वो क्या कहलाए? CS कहलाए, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम कहलाया। अभी नहीं है लेकिन आपके कोर्स में है, यहां पे नहीं जिक्र किया है, तो करेंगे उसके बाद। अब उसके बाद और भी लोग आए, ध्यान से सुनिएगा, और भी लोग आए। वो बोला हम भी पैसे लोगों से ले रहे हैं और लगा रहे हैं, लेकिन उनके पैसे लेने का तरीका लोगों से और लगाने का तरीका ऐसा था जो ना म्यूचुअल फंड के जैसा था, ना किसके जैसा था, CIS के जैसा था। कहा कि अब इनके जैसा नहीं है तो फिर इनके लिए क्या बनाना, अगर इनके जैसा है तो उसी रेगुलेशन का रूल इन पे भी चलेगा, लेकिन अगर उनके जैसा नहीं तो फिर इनको रेगुलेट करना पड़ेगा या नहीं। अब ऐसे कर करके जो है, जब शुरुआत हुई थी तो उस समय बहुत कम लोगों को दिमाग आया, तो एक म्यूचुअल फंड बना, एक CIS बना, तो रेगुलेशन बना दिया। लेकिन एक बार जब कोई चीज चल जाता है तो देखते हैं फिर बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे n नंबर ऑफ स्कीम ले लेकर के लोग आने लगे, जिसमें यही तरीका था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पैसे क्या किए जा रहे, लिए जा रहे। हो सकता है किसी कोई पैसा मालदार असामी से, कोई पैसा किसी और से, और खास जगह पे लगाया जा रहा है। तो ये पैसा लेना और लगाना ये तो कॉमन था, लेकिन जिनसे ले रहे हैं और जहां लगा रहे हैं वो थोड़ा अलग अलग होने लगा। अब सेबी ने बोला इतना रेगुलेशन मेरे से नहीं बनेगा, इतना रेगुलेशन मेरे से नहीं बनेगा। बोला कि जो भी लोगों से पैसे लेते हैं और कहीं फिर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने आप को चेक कर ले कि क्या वो म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं, नहीं, CIS के तहत आ रहे हैं, नहीं,
तो फिर वो हुए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और एक रेगुलेशन बना करके अब सेबी बैठ गया, बोला सेबी एआईएफ रेगुलेशन। अब जो भी लोगों से पैसे ले रहे हैं और कहीं क्या कर रहे हैं, नेचर समझिए, पूल कर रहे हैं पैसे को अलग अलग लोगों से और फिर उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी से रिटर्न दे रहे हैं और बीच में अपना भी कमा रहे हैं। और अगर वो म्यूचुअल फंड के नेचर के नहीं है और किसके नेचर के नहीं है, सीआईएस के नेचर के नहीं है, तो बोला आप किस कैटेगरी में आएंगे, और इसी एआईएफ के कैटेगरी में आने लगे आपके जितने भी वेंचर कैपिटल, फॉरेन वेंचर कैपिटल, ये सब इसी कैटेगरी में आने लगे। तो इसका मतलब हमें जो अभी पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एआईएफ के बारे में, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और एआईएफ इन्होंने थोड़ा सा आपके लिए छोड़ा है, जबकि अगर सही बताऊं तो पहले एआईएफ पूरा का पूरा चैप्टर हुआ करता था, अब उन्होंने बस थोड़ा सा यहां पे उसे छोड़ा है। तो देखिए एआईएफ बेसिकली क्या कहता है, जरा सा एक बार इन दोनों लाइन को पढ़ के देखिए तो क्या ये बात हम समझ गए या नहीं समझे हैं। मुझे एक चीज बताइए, आइए अब जरा वापस, मैंने इसमें आपको कहीं भी कुछ भी इस स्लाइड से नहीं बताया, राइट? मैंने आपको कोई भी चीज यहां स्लाइड से नहीं बताया, लेकिन सिर्फ बात की आपसे। लेकिन वही बात यहां लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? एग्जैक्टली वही है। तो इसीलिए देखने में देखिए कितना बड़ा सा लग रहा है, नहीं लग रहा है? एक स्लाइड अगर देखिए इतने सारे लाइंस हो गए, लेकिन बड़ा सिंपल सा चीज है समझने का कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जिनका तरीका लोगों से पैसे को क्या करना है, पूल करना है, जो मैंने बोला इकट्ठा करना, और उसके बाद कहीं लगाना और उसी से रिटर्न देना है, और किस जो है रेगुलेशन में कवर नहीं होता है, उन सबको क्या बोलेंगे, एआईएफ बोलेंगे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोलेंगे। लेकिन आपको मैंने यह भी कहा कि वो इन दोनों रेगुलेशन में नहीं आते हैं और साथ ही साथ कोई अदर रेगुलेशन भी इनके लिए बना हुआ नहीं है, यानी कि वो लोगों से पैसे लेते हैं और पैसे को कहीं क्या करते हैं, लगाते हैं। और किस किस रेगुलेशन में नहीं आते हैं, म्यूचुअल फंड और सीआईएस, और इनके लिए अलग से कोई रेगुलेशन बना हुआ किसी भी जगह पे हो सकता है। कल के डेट में अगर रेगुलेशन बन ना दिया जाएगा तो एआईएफ के दायरे से क्या हो जाएगा, चाहे वो कंपनी लॉ बना दे, चाहे लेबर लॉ बना दे, कोई भी एक्ट गवर्न करना चाहिए किसी चीज को। कोई भी कहा गया कि मार्केट में खुले सांड की तरह नहीं घूम सकता जिसपे कोई लगाम ना हो। कहा गया कि अगर इस मार्केट में कोई कदम रख रहा है तो दैट पर्सन शुड बी रेगुलेटेड बाय द लॉ। अगर रेगुलेट ही नहीं होगा तो उसने जो पैसा लिया, लोगों का पैसा लेके चंपत हो गया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कोई कानून नहीं तो फिर हम उसे पकड़ें, कोई कानून नहीं तो कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं, और अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? कहा ठीक है। तो एआईएफ होने के लिए पहला कंडीशन क्या हुआ कि पैसे इकट्ठा करेंगे लोगों से और कहीं इन्वेस्ट करेंगे, नॉट गवर्न बाय म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, सीआईएस और एनी अदर रेगुलेशन एनीवेयर, किसी एक्ट से नहीं। कहा ठीक है। अब इनका नेचर जो है वो वैसा ही है। कैसा नेचर है कि ये भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कहीं पैसा क्या हो रहा है, लग रहा है। लेकिन कहा गया कि ये एआईएफ नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि इनको गवर्न करने के लिए हमारे पास अलग से क्या है, एक्ट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, कोई ना कोई कानून बना हुआ है। फैमिली ट्रस्ट सेटअप बाय बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, ऑलरेडी एचयूएफ का प्रोविजन क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो इसलिए ये जो है वो एआईएफ में शामिल नहीं होंगे, जहां फैमिली के सारे मेंबर पैसा लगाते हैं और वो पैसे कहीं और लगाए जाते हैं ताकि पैसा इंक्रीज करे। बोला इसके लिए बहुत सारे प्रोविजन है। इसोप ट्रस्ट, ये जब मैं आपको आईसीडीआर रेगुलेशन बताऊंगा तब आप डिटेल में जानेंगे, और अगर आपने कंपनी लॉ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये हमेशा मान के चलता हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए मैंने यहां पे रेफर लिखा है आईसीडीआर रेगुलेशन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ट्रस्ट जो बनाया जाता है वहां भी जो उसको रेगुलेट करने के लिए आपको पूरा रेगुलेशन ही बताऊंगा। इसोप गाइडलाइन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कहा कि इसमें जो है वो एआईएफ का रूल नहीं लगेगा। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट सेटअप फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, जितने भी ऐसे एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बने हुए हैं आप याद कीजिए, लेबर लॉ में कहीं ना कहीं उसके लिए क्या दिया हुआ है, प्रोविजन है, जहां पे हम उसको क्या कर लेते हैं, गवर्न कर लेते हैं। और यहां पे जो एक वेलफेयर ट्रस्ट है वो यहां आप सिक्योरिटीज लॉ में भी मैं आपको जो है वो पढ़ाऊंगा।
जब आपको यही ICDR ही बताऊंगा, वहां पे जितने भी तरह के इस तरह के एस्पेक्ट है सारे बताऊंगा कि कैसे जो है उनको जो है वो जनरल इंश्योरेंस बेनिफिट जैसा चीज भी इस लॉ में भी दिया जाता है, इसोप दिया जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है, इसोस जारी किया जाता है, बड़े तरह के इंस्ट्रूमेंट। अदर स्पेशल व्हीकल नॉट एस्टैब्लिश बाय फंड मैनेजर इंक्लूडिंग सिक्योरिटाइजेशन टैक्स रेगुलेटेड अंडर रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी। अब ये जो है जब मैं आपको CR पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी बस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोफेशनल में, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मतलब जान लीजिए। ये बेसिकली क्या होता है कि जब कोई बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं पैसा देता है तो उनके पैसे जो है वो बाद में रिकवर करने के लिए अलग से एक एजेंसी होती है, यानी बिना फंड के कोई एजेंसी भी काम नहीं किया जाता है। तो वो जो एजेंसी जो फंड इकट्ठा करके रखती है, जिसका इस्तेमाल करती है अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, वो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में गवर्न होता है। उसको सरफेसी एक्ट भी बोलते हैं, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट भी बोलते हैं। पढ़ेंगे, बात करेंगे हम लोग। ये बात करेंगे किस सब्जेक्ट में? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में, जो कि प्रोफेशनल में आएगा। फंड मैनेज बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, और कौन सी कंपनी? रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी वहां का ही है। वन AIF कैन फ्लॉट सेवरल स्कीम, इन्वेस्टर इन दीज फंड्स आर लार्ज इंस्टीट्यूशन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट। कहा कि अगर कोई भी ऐसा चीज जो ऑलरेडी जो है वो किसी और एक्ट से गवर्न हो जाएगा, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इवन होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के बड़े सारे पैसे, शेयर्स, स्टेक होते, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहा गया इसके लिए कंपनी लॉ में होल्डिंग सब्सिडरी का दुनिया भर का जो है वो क्या दिया हुआ है? क्राइटेरिया दिया हुआ है। बुक मेंटेन करने से लेकर के हर चीज के बारे में दिया, कंसोलिडेटेड अकाउंट से लेकर के उनका इंडिविजुअल अकाउंट तक के बारे में हर चीज दिया हुआ है। तो उसको हम किस दायरे में नहीं रखेंगे? AIF। कहने का मतलब बहुत आसान सा चीज है, और वो चीज क्या है? जो म्यूचुअल फंड, CIS या और किसी एक्ट में गवर्न नहीं होता है, वो किस में गवर्न होगा? और नेचर क्या होना चाहिए? पैसा इकट्ठा हो रहा है और उसको कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। कहा कि इसी का कैटेगरी बना दिया। कौन कौन सा? तो अब देखिए, वेंचर कैपिटल फंड देख रहे हैं आप, जो वहां लिखा हुआ था। अब हमने AIF पढ़ना शुरू किया, खुद ब खुद इधर से बढ़ते चले जाएंगे। कहां पहुंच गए हम? वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये भी पैसे इकट्ठे करेंगे और पैसे लगाएंगे। सोशल वेंचर फंड का काम बस इतना ही हुआ कि ये जो है वो अपने पैसे सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे जो किस काउज के लिए बने हुए हैं? सोशल काउज के लिए बने हुए हैं। इंफ्रा फंड, ये बेसिकली वो लोग हैं जो अपना पैसा कहां लगाएंगे? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कहलाए कैटेगरी 1, यानी कि कोई भी ऐसा AIF जो ऊपर आया वो क्या कहलाया? कैटेगरी 1। जैसे वेंचर कैपिटल, SME फंड, सोशल वेंचर फंड और इंफ्रा फंड, ये सब किस कैटेगरी में आए? कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 में कौन सा आया? प्राइवेट इक्विटी फंड एंड डेट फंड। बताऊंगा, प्राइवेट इक्विटी फंड भी आगे बताऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं सब आपको जानना है। वेंचर कैपिटल भी बताऊंगा, SME फंड तो कोई बात ही नहीं। जब आपको स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट बताऊंगा, उनके जो पैसे होते हैं उनको SME फंड कहते हैं। सोशल वेंचर फंड मैंने आपको क्लियर किया कि वेंचर कैपिटल का ही ये पार्ट है। वेंचर कैपिटल प्रॉफिटेबल जगहों पे पैसे लगाते हैं, सोशल वेंचर कैपिटल जो है थोड़े कम प्रॉफिटेबल जगहों पे पैसे लगाते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल है जो चैरिटेबल इन नेचर है, थोड़े पैसे वो भी लेता है लेकिन चैरिटेबल इन नेचर है, वहां पे ये पैसे लगाते हैं। उनके लिए प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट के लिए देते हैं। उनको रिटर्न यहां से क्या होता है? या तो नहीं आता है या बहुत कम आता है। तो ये भी अपना पब्लिक वेलफेयर में काम करते हैं, लेकिन नेचर तो वही है कि पैसा इकट्ठा करना और पैसे कहीं क्या करना? लगाना। कैटेगरी 3 में कौन आते हैं? हेज फंड जो है का मतलब हुआ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फंड, यानी कि बहुत मालदार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फंड को हम क्या कह देते हैं? हेज फंड कह देते हैं। यानी ये जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये पैसे बहुत बड़े बड़े लोगों से पैसे ले रहे, गिने चुने 10-15 लोग हैं, करोड़ों रुपया आ गए और फिर पैसे को क्या कर दिया? इन्वेस्ट। तो देखिए, पैसे तो कहीं ना कहीं से पुल किया, फिर उसको क्या किया? इन्वेस्ट किया। ये 3 कैटेगरी हैं किसके? AIF समझ में आ गया? AIF के 3 कैटेगरी हैं, तीनों कैटेगरी के नाम हैं। अब इसी से हम पहुंच जाएंगे अपने जो है वो बाकी चीजों पे। प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, सब इसी से निकल करके आएगा। तो अब हाँ, आते हैं यहां मैं थोड़ा और आऊंगा। जब वेंचर कैपिटल पढ़ाऊंगा ना अभी, तो वहां पे और इसको डिस्कस करूंगा अभी। अब प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल, इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पैसे जब लगाने की बारी आई, अब सुनिएगा ज्यादा, उस नोट्स की तरफ मत देखिए, मेरे बस सूर्य से थोबड़ा की तरफ देखते रहिए ध्यान से।
अब कह रहे हैं कि प्राइवेट इक्विटी बेसिकली क्या हुआ और वेंचर कैपिटल क्या हुआ। तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं प्राइवेट इक्विटी वर्ड और थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं वेंचर कैपिटल। हम एक नॉर्मल डिस्कशन करते, जो मैंने पहले भी बहुतों बार बोला है कि सभी सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, यानी मजबूत लोगों का साथ जो है वो बहुत सारे लोग देते हैं। आज के डेट में अगर इंफोसिस कंपनी किसी बैंक को बोले कि मुझे आपसे लोन चाहिए, हुजूर तैयार है। अगर उस बैंक में उतना पैसा नहीं होगा तो वो दूसरे बैंक के साथ लाइजनिंग करके बोलेगी ये हमारा काम है, हम ले लेंगे। वो दूसरे बैंक से खुद कर्ज पे थोड़े पैसे उठा लेगी, उससे थोड़ा ज्यादा पे इनको दे देगी। क्यों? क्योंकि इंफोसिस ने अगर लोन लिया है तो वो चुकता करेगी कि नहीं। इन जनरल में बात कर रहा हूं। अगर आज के डेट में टाटा कंपनी आ जाए, बैंक लोन देगी कि नहीं? यही इंफोसिस कंपनी अगर मार्केट में आ जाए और अपने शेयर इशू करे तो मुझे बताइए धूम मचेगा या नहीं? ओवर सब्सक्राइब होगा या नहीं? ये 1000 शेयर देना चाहेंगे, लोग बोलेंगे मुझे भी दो मुझे भी दो, क्योंकि सबको पता है कि इनके कंपनी के शेयर के दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे। और ये ऐसी कंपनी है कि प्रॉफिट करेगी और हमें डिविडेंड मिलेगा, यानी हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, राइट। लेकिन अब जरा सोचिए, एक नई कंपनी, वो नई कंपनी ऐसी है कि बहुत शानदार जो है आपके दिमाग में आइडिया आया, और आइडिया आया उस समय, जिस समय जो है वो समझिए लिज्जत पापड़ वगैरह जैसा, कि घरों में पापड़ बनते थे, लोग तल तल के खाते थे, पैकेट में पापड़ नहीं आता था। ये मैं लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग बोल रहा हूं। चिप्स, दुनिया भर का चिप्स हमने बनाया हुआ है घर में। मम्मा आलू दे देती थी और वो छीलने वाला इस तरह का, हाँ वो अलग तरह का होता था। अभी भी याद है मम्मा का, हमेशा जो है वो हम लोग बोलते थे मम्मा दूसरा ले लो, तो बोलते नहीं काम चल जा रहा है। मतलब कैसे करके किफायत से, इसलिए कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि हमने बड़ी किफायत देखी है माँ बाप का, कि वो लोग बच्चे की पढ़ाई और बच्चों के लिए चीज और अपना जो है वो कभी काम कर रहे थे तो बार बार उनसे उनको चोट लगता था, क्योंकि थोड़ा हिलता रहता था उसमें, नहीं नीचे डंठल लगा रहता है और ऊपर छिले। अब तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है मेरे घर में, अभी जो है कुछ ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड। बोला ना मैं सिर्फ गरीब हूं, मेरे घर में सारे लोग अमीर है। तो वो खास तरह वाला ऐसे कीजिए तो उसमें डबल लेयर बना हुआ है रबर का, ना आपका ये छिलेगा और ना ही कोई चीज ज्यादा छिलेगा, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कितना छिलका वो हटाए। पतले गाजर के लिए अलग है, उसमें खीरा के लिए अलग है, और कोई वैसा चीज जैसे कद्दू वगैरह है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, घिया, घिया बोल देते हैं हम लोग की तरफ। लौकी, लौकी को घिया भी बोलते हैं ना यहाँ, तो वही लौकी, तो वो चीज जो है उसको छीलने के लिए उसके छिलके क्या होते हैं, मोटे। मेरे कहने का मतलब ये कि वो दे देती थी, हम लोग उससे सावधानी से क्या करते थे, छील ले, और उसके बाद ऐसे करके जो है वो चिप्स वाला होता था और उससे क्या कर रहे हैं हम लोग जो है वो बना रहे होते थे। अब वो घर, और आज के समय में क्या है, कुछ नहीं करना, एक मशीन है, आलू बस डाल दीजिए और देखिए एकदम फ्लेक्स करके निकाल देगा। और उस समय उसे फिर सुखाना है, फिर उसको तला जाता था और तब शाम में सब लोग खा रहे हैं, या कोई गेस्ट आया तो दे रहे। समय बदला, किसी न किसी को आइडिया आया, और आइडिया आया कि क्यों ना इसे पैक करके बेचा जाए, और तभी आज जो है आप वो डब्बा वाला, कूट के डब्बा और टीने के डब्बे वाला जो है वो खा रहे। वही जो है वो हमारे घरों में सूप बोलते थे, उसे बांस वाले में जो है वो में फैला करके रखा जाता था या चादरों पे सुखाया जाता था, तब बनता था और प्लेट में दिया जाता था। फिर जो है आप अंकल चिप्स, तो वो चिप्स, तो बिंगो, तो टिंगो, मैडेंगल, टेढ़ा है, मेढ़ा है, अलग अलग तरह के चीज उसमें बनने लगे, प्लास्टिक में आने लगा। किसी न किसी को तो ये आइडिया आया होगा। इसी आइडिया के साथ वो पहुंचा बैंक और बोला कि मुझे जो है वो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे जो है वो, लेकिन आइडिया आया है, पैसे नहीं है। जैसे आपके पास भी दुनिया भर के आइडिया, तभी तो उसी को तो स्टार्टअप बोलते हैं। अब उसी में अगर आपका आइडिया किसी को अच्छा लग गया तो आपको पैसा, बैंक के पास गए, बैंक ने बोला हाँ बताओ क्या कोलेट्रल, क्या गिरवी रखोगे। रखने के लिए तो मैं खुद भी ना हूं, क्योंकि खुद भी मेरी कोई कीमत नहीं है, क्या गिरवी रखूं, कुछ नहीं। बैंक ने बोला टाटा गुड बाय, हम आपको नहीं पहचानते। आप बोले कोई बात नहीं है, हम पब्लिक इशू करेंगे, पब्लिक से ले लेंगे। अब उसमें मर्चेंट बैंकर और आगे पब्लिक इशू जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन आप बोलिए सर उस दिन ऐसा मजाक क्यों कर रहे थे। पब्लिक इशू के सारे प्रोसेस बताऊंगा, 6-6 महीने का टाइम, और कितना जो है उसमें पहले पैसा लगता है तब पैसा आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज्यादा होता है पब्लिक इशू का जब लगाया जाता है। तो बस फायदा इतना ही होता है कि कोई ऐसा पैसा नहीं होता जिसको इमीडिएटली चुकाना रहेगा, इसीलिए लोग पब्लिक इशू में जाते हैं, और ना कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है इससे।
अब जो है वो आपने पब्लिक इशू के लिए सोचा, पब्लिक इशू का रूल है 90% क्या होना चाहिए, वरना सारे पैसे क्या करने पड़ते हैं, 9-10 शेयर ले लेंगे, आपके घर के लोग वगैरह को रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आप ही लोग ले लो तो वही ले लेंगे। अरे भाई जिसको कोई पहचानता नहीं, जानता नहीं, आपका कोई नाम आता पता नहीं है, उसमें कैसे कोई पैसा लगाएगा? तो अब मुझे बताइए, अगर इसी तरह से चला तो दुनिया में कोई बिजनेस चल पाएगा? कोई बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो अगर कोई बिजनेस चल ही नहीं पाएगा तो फिर इतने बिजनेस बने कैसे? कहा है ना, शाहरुख खान भी तो है। और तब वहां पे आए एक शाहरुख खान और उन्होंने बोला कि अगर कोई आपकी बात नहीं सुनेगा तो मैं हूं ना। और उन्होंने कहा कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, लेकिन रिटर्न भी जोरदार चाहिए। कहा ठीक है, आपको अगर हम पे भरोसा, आपको क्या लगता है ये आइडिया हिट करेगा? तो कहता बॉस हिट करेगा, आग लगा देगा, आग अनु मलिक वाले स्टाइल में, इतना शानदार आइडिया। तो बोला ठीक है, लगाओ आग, फिर लगाओ पैसे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कर्ज के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए हमारे पास इमीडिएटली कोई चीज, क्योंकि कर्ज की तो तुरंत ईएमआई शुरू हो जाती है। तो कहा ठीक है, हमने इक्विटी के फॉर्म में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। और ये लगाने वाले वो लोग हैं जो उन कंपनी में पैसे लगा रहे जो कंपनी लिस्टेड वगैरह नहीं है, प्राइवेट कंपनीज वगैरह है। अभी आइडिया आया, सिर्फ कंपनी तो बनाया दो लोगों ने मिल करके और सोचा मस्त जो है वो चिप्स का कारोबार करेंगे। अब आप देखिए पराठा, कभी सोचा था पराठा भी पैकेट में मिलेगा? मिराज पराठा आने लगा ना, पहले नमकीन लाए फिर पराठा भी आने लगा। आज के डेट में आप केएफसी वगैरह का चिकन वगैरह देखिए, कौन सा ऐसा चीज है जो आज के डेट में आपको पैकेट में नहीं मिलता है? या फिर आप जो है वो किसका बिरयानी बड़ा पॉपुलर है? हाँ, मैकडोल वगैरह तो है। हाँ, बरहू क्या, महरूज का, महरूज तो उसका अपने पैसे से नहीं खाया है, कहीं कहीं लोगों ने खिलाया है। लेकिन आज ये सब नाम नहीं लेना चाहिए, आज वैसे भी निर्जला एकादशी है, मतलब आज ऐसा एकादशी जिसमें बहुत लोग पानी भी नहीं पीते। एनीवे, जो भी हो भगवान माफ करेंगे। मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूं और टीचर पढ़ाने के लिए कुछ भी बोले तो वो माफ है, एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं। अब जो है वो ऐसे जो भी तरह के जो है क्या हो गए, पैकेट वगैरह हो गए। अब कहा कि ये जो पैकेट है, जो पैकेट में चीजों को बेचा जा रहा है, कहा कि आइडिया आया, कहा कि हां दम है, उन्होंने पैसे लगाए और उन्होंने कहा कि मैं कंपनी का 40% स्टेक लूंगा और इतना पैसे दूंगा, और साथ में वो अपना एक्सपर्टीज भी देते हैं। ये भी अच्छी बात होती है जो वीसी होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, क्योंकि उनको वो शुरू में ऐसे ही करते हैं। उनका काम जो है बिजनेस को एक खास पोजीशन तक ले जाना। याद रखिएगा, मैं एक साथ बड़े सारी चीजों को बात कर रहा हूं और बस आपको बोलूंगा कि ये बात मैंने वहां पे की थी वेंचर कैपिटल की, तभी जाकर के आप समझेंगे। तो ये जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपर्टीज है, हम आपको वो एक्सपर्टीज भी देंगे, पैसे भी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर बिजनेस डूब गया तो डूब गया, इनके पैसे भी क्या हो गए, डूब गए। लेकिन ये क्या सोचते हैं कि आज 10-10 रुपए का शेयर लेकर के इनका 40% का स्टेक ले रहे हैं। यानी आज हमने 1 करोड़ दिया है और हमें 40% का स्टेक मिला, कल को कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस 1 करोड़ के बदले में हमें जो है वो 20 करोड़ मिलेगा। क्योंकि यही कंपनी कल के डेट में जब लिस्टेड होगी तो ये 10 रुपए का शेयर नहीं रहेगा, ये 500-500 रुपए में शेयर बिकेगा, 400-400 रुपए में बिकेगा। इसी लालच में वो आते हैं और उसी समय वो ये नहीं कि कंपनी पे कब्जा कर लेते हैं। कोई भी वीसी आज तक किसी कंपनी पे कब्जा नहीं किया है। इनका काम है कि एक खास लेवल तक पहुंचा करके निकल जाएंगे, फिर उस जगह दूसरे एंट्री करेंगे। तो इनिशियल लेवल पे भी वीसी आते हैं जो एंजल इन्वेस्टर कहलाते हैं। वो इनिशियल लेवल पे आएंगे और उनका काम है कि एक खास लेवल तक ले गए, फिर उनके पास उससे ज्यादा फंड नहीं होता है। फिर वो जैसे ही आप दूसरे किसी से फंड लेंगे, उनका पैसा निकल गया, अपने प्रॉफिट के साथ वो निकल गए, फिर और के साथ गए। और जो बड़े लेवल पे आते हैं वो बोलते जब कंपनी का पब्लिक इशू होगा उस समय मेरे पास स्टेक का क्या होगा, वैल्यू। क्योंकि अब आपने जो शेयर दिया है, मार्केट में जो शेयर गया हुआ है उसकी कीमत तो 100-100 रुपए है, मैंने तो कितने में लिया था। अब ये सेकेंडरी मार्केट में उसे क्या कर सकते हैं, आराम से बेच करके अपना एग्जिट ले लेंगे। लेकिन याद रखिए, इनका काम जल्दी का जो है वो प्रॉफिट है, इसीलिए ये कंपनी के शुरुआती दिनों में लगाते हैं और एक खास ग्रोथ के बाद निकल जाते हैं। कुछ ऐसे भी वीसी हैं जो डेवलपमेंट के समय भी पैसे देते हैं, लेकिन ज्यादातर वीसी जो है वो आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो क्या इरादा रहता है, क्विक और ज्यादा पैसा। जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, मेरी बिटिया इतनी से जो है वो इतनी हो गई और 10 साल में।
अगर 10 साल में इतनी से इतनी हो गई, उस 10 साल में अगर मैं भी इतना बढ़ता, मैं इतना का इतना ही रह गया, या इनडायरेक्टली हो सकता इतना इतना, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा हमेशा ग्रोथ होता है, तो साइंस की बात माने तो हुआ होगा इतना भर, क्योंकि सब्सटेंशियली कहीं नहीं देखा कि मेरा ग्रोथ हुआ है 10 साल में। तो ऐसे ही जो है वो अब क्या है, इनका वीसी का यही काम है कि शुरुआती दिनों में ग्रोथ बहुत क्या होता है, इसके बाद थोड़ा स्टैग्नेंसी आ जाता है बहुत धीरे, तो ये फटाक से निकल जाएंगे। उसमें भी अगर देखें तो आप बोलिएगा कि और जल्दी बच्चा जो है वो इतना से इतना, तो और जिस स्पीड से होता है उसके बाद उतना और थोड़ा धीरे होता है। तो एंजल इन्वेस्टर जो है वो इस ग्रोथ तक लाएंगे और फिर बोलेंगे कि अब मैं इससे ज्यादा, अब बच्चे के पालन पोषण में स्कूल बच्चा जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं, तब अगले लेवल पर फिर फंडिंग होती है। इसलिए आप ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज ऐसे करके सुनते होंगे फंडिंग हुई कंपनी की। तो पहले सीड फंडिंग होती है। सीड फंडिंग का मतलब बीज, शुरुआती समय में आपके पास आइडिया आया, कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, कोई पैसा नहीं, या कंपनी इनकॉर्पोरेशन के भी पैसे नहीं है, तो ये आपको शुरुआती दिनों में थोड़ा सा स्टेक लेंगे, 10-20 लाख रुपया देंगे, कंपनी वगैरह बना लिया, चीजों को कर लिया, फिर और लोग आएंगे, एंजल इन्वेस्टर वगैरह आएंगे, वो कुछ पैसे देंगे, फिर उसके बाद एक लेवल पे वीसी फाइनेंसिंग, फिर दूसरे लेवल पे, ये बेसिकली कौन हो गए, वेंचर का। इन सबका जो है वो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इक्विटी के फॉर्म में होता है, और ये प्राइवेट प्लेयर होते हैं, इसीलिए ये वर्ड क्या कहलाता है, प्राइवेट इक्विटी। ये नहीं कि ये डेट में नहीं पैसा लगाते हैं, डेट में भी देते हैं, लेकिन ना के बराबर। ये सारा इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में करते हैं, इक्विटी के फॉर्म में। तो यही जो है वो प्राइवेट इक्विटी जो है, इसी का एक एग्जांपल आपका क्या है, वेंचर कैपिटल। और इसी जो है वो वेंचर कैपिटल का जो है वो एक एग्जांपल जो है वो अभी ऐसे चलिएगा। ये जो प्राइवेट इक्विटी के अलग अलग टाइप हैं, उसी में से देखिए, एक है लीवरेज बायआउट, एक है वेंचर कैपिटल, और एक क्या है, ग्रोथ कैपिटल। इसी का ये क्या हो गया, टाइप हो गया। लीवरेज बायआउट है नहीं आपके कोर्स में, बस जानना है तो बता देता हूं। ये बेसिकली क्या करते हैं, उन कंपनीज वगैरह को जिन कंपनी की स्थिति बहुत खराब हो रही होती है, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सोच करके कि कंपनी का आगे क्या रहेगा, बहुत अच्छा जो है वो ग्रोथ रहेगा, ये सोच करके पैसा लगाते हैं। ग्रोथ कैपिटल का मतलब हुआ कि कंपनी को ग्रो कराने के लिए पैसे देते हैं। लेकिन हमें इन दोनों में से किसी टाइप में नहीं जाना है, हमें बस ये समझना है कि वेंचर कैपिटल क्या है। लेकिन अगर हम प्राइवेट इक्विटी के इन 3 टाइप को नहीं देखेंगे तो हमें लगेगा ये वेंचर कैपिटल कहां से कूद गया। तो चूंकि ये भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किसमें करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। तो प्राइवेट इक्विटी का कहानी मैंने आपको समझाया। प्राइवेट इक्विटी का ही एक पार्ट क्या हो गया, वेंचर कैपिटल, और ये जो है वो आपके हैं वेंचर कैपिटल। और ये वेंचर कैपिटल देखिए क्या लिखा हुआ है, सब कैटेगरी ऑफ व्हाट, प्राइवेट इक्विटी हो गया। अब यही जो हमने वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ा, उनके पास एक्सपर्टीज होता है, उनका जो है वो रिस्क अनलिमिटेड। अगर कंपनी डूब गई तो कुछ भी वो नहीं कर सकते, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह जो बचा हुआ रहेगा वो बेचने के बाद जितना जो है वो बचेगा, वो भी कर्ज वगैरह देने के बाद वही इनका होगा। आज के डेट में आप शार्क टैंक और बाकी जो देखते हैं वो लोग क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट ही तो हैं, जो लोग बैठे हुए। और उन्हीं वेंचर कैपिटलिस्ट में से जो लोग इनिशियल लेवल पे जो है वो क्या कर देते हैं, फंड कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स बोल देते हैं। और उन्हीं के पैसे को हम क्या बोलते हैं, एंजल फंड। एंजल पड़ी उसी से कि वो जो है वो मदद के लिए आए हुए एंजल है, मदद करने वाले लोग हैं। तो एंजल का इन्वेस्टमेंट जो है वो किसमें होता है, शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों में जो सीड फंडिंग वगैरह का काम करते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा प्राइवेट इक्विटी, रिस्क ज्यादा लेते हैं, इक्विटी के फॉर्म में ज्यादातर इन्वेस्टेड करते हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इक्विटी, डिवेंचर में भी करते हैं। इक्विटी वाले में ही जो करते हैं उसी में से एक कैटेगरी क्या हो गया, उसको क्या बोला, वेंचर कैपिटल, अनलिमिटेड रिस्क के साथ चलते हैं। इन्हीं में से वो लोग जो शुरुआती दिनों में ज्यादा मदद करते हैं वो वेंचर कैपिटल को क्या बोल देते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स बोल देते हैं। ठीक है। पेंशन फंड मैंने दोबारा यहां पे जिक्र किया है, लेकिन इसको क्रॉस कीजिएगा, ये इतना डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, बस वहां जितना बताया उतना ही। पेंशन फंड 2 तरह का है, एक है फॉर्मल सेक्टर और एक क्या है, इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है, चूंकि आप ये पढ़े हुए इसीलिए मैंने सोचा इसको आपको कनेक्ट कराऊंगा, इसलिए बस मैंने ये लिखा है। अगर मैं बात करूं फॉर्मल सेक्टर का मतलब, तो पेंशन अंडर एन एक्ट और स्टैट्यूट, जैसे पेंशन अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, इसके तहत जिक्र है। तो इसीलिए बोला कि ये क्या हो गया, पेंशन अंडर एनी एक्ट और स्टैट्यूट। पेंशन अंडर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये सिर्फ कहां पे लगता है, कोल माइंस में। ग्रेच्युटी अंडर पेमेंट ऑफ
ग्रेच्युटी एक्ट, कहा कि ये सब जो है क्या है, एक्ट से रेगुलेटेड है। गवर्नमेंट पेंशन किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यही तो है पेंशन को गवर्न करने के लिए। और इसके अलावा क्या हुआ, जो हम और आप अपना पेंशन जो नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह के तहत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, अब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने इसलिए कनेक्ट कराया, पता नहीं कभी कभी ना वो पेंशन वर्ड लिखते हैं ना तो उनका भी मूड बदल गया तो कुछ दे दिया, तो हमारा चूंकि पढ़ा जाना हुआ रहेगा तो हमें दिक्कत क्या जानना है इसमें कि एक है फॉर्मल सेक्टर, एक क्या है इनफॉर्म। फॉर्मल सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जो किसी रूल से गवर्न होता है, एक एक्ट से जो गवर्न हो रहा है वो तो ऑटोमेटिकली रूल से हो गया, दूसरा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट, और अगर वो ऐसा नहीं तो फिर वॉलंटरी है तो एनपीएस स्कीम बना हुआ है। और यहां जो हमारा है वो क्या कहलाता है, इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब किसी भी एक्ट वगैरह से वो गवर्न, हमने और आपने आपस में मिलकर के जो है वो कोई एक फंड रखा और बोला कि कल को बूढ़े हो जाएंगे, मान लीजिए कि ये सारे के सारे बागर बिल्ले एक साथ हो गए और ये सारे के सारे लोग एक साथ हो गए, और इन्होंने बोला कि हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना एक फंड बना लेते हैं, अभी से इतने इतने पैसे रखेंगे, कल को हम लोग क्या हो गए कि अगर हम लोग बूढ़े हो गए तो वो पैसे क्या होंगे, हम लोग जो है वो पेंशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसको रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट वगैरह नहीं है, इसलिए कौन सा सेक्टर बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। क्लियर है। ये सारी बातें थी जब हम बात कर रहे इंस्टीट्यूशन की। अभी तक सारी बात किसकी कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस की। अगर हम यहां पे बात करें इंडिविजुअल की तो कहा ठीक है, इंडिविजुअल मीन्स क्या हो गया, इंडिविजुअल। अब इसी इंडिविजुअल में इन्होंने जो है वो दो कैटेगरी बना दिया, एक को बोला हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कहा कि वैसा इंडिविजुअल जो कितना का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देखिए कितना का इन्वेस्टेबल सरप्लस है, 2 करोड़ से, उसको क्या बोलेंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ये कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ये मार्केट ने तैयार किया है, इसीलिए ये कहीं भी जो है वो किसी एक्ट के तहत नहीं निकला है। जो 2 करोड़ से ज्यादा लगाते हैं वैसे आदमी को क्या बोल दिया, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी आसान शब्दों में उसे मालदार आसामी कह देते हैं। यहां पे जो 25 लाख से कितने के बीच में लगा रहे हैं उनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डीम्ड एज व्हाट, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की तरफ बढ़ रहा है। मतलब इनके जो है वो पैसे अब इतने आ रहे हैं, ऐसे रवैये हो रहे हैं कि ये भी धीरे धीरे किस में बदल जाएगा, हाई नेटवर्थ, पैसे बढ़ते जाएंगे तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में बदल जाएगा। मतलब एक बच्चा जो ऑलरेडी चिमनी फैक्ट्री है, बिगड़ गया, गंगाजल का सेवन कर रहा है, कह दिया बिगड़ गया, नालायक है, मोहल्ले में राउंड एंड राउंड मार रहा है, कह दिया बिगड़ गया। अभी एक है जो घूम नहीं रहा है, मान लीजिए, अब एग्जाम्पल देने में फिर दिक्कत है, भले भले ही लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अंकित जो है और मस्त जो है वो धुएं का छल्ला बना के, तो हमने बोला नालायक, बिगड़ गया, मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख देख। अब अगर जो है वो गंगाजल का सेवन, या एक हाथ में ये और एक हाथ में ये, साथ ही साथ बाइक पे राउंड एंड राउंड, 2 टारगेट है, एक का डे शिफ्ट और एक का नाइट, ये तो निठल ले, लेकिन बाकी जो है वो तो काम पे जाने वाले, तो जब डे शिफ्ट वाले काम पे जाते हैं तो नाइट शिफ्ट वाले मोहल्ले में घूम रहे हैं। ये भी ऐसा कर रहे हैं तो ये बिगड़ गए, ये बन गए इमर्जिंग। इमर्जिंग हुए या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब देख, हाँ बिगड़ गए, ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, लेकिन अब देखिए सचिन, वो बस जो है वो देख रहे हैं कि भाई मेरा जो है वो मस्त छल्ला बना रहा है। ये छल्ला बना नहीं रहे, धुएं का नहीं मारते लोग, ऐसे ऐसे, और देख क्लाउड, ऐसे जहर खा के लोग मरता है, ये जानने के लिए जहर खाना जरूरी नहीं है। तजुर्बे से भी कहते हैं ना, जीनियस वो है जो बिना गलती के सीखे, समझदार वो है जो गलती करके सीख ले, दोबारा रिपीट ना करे, और मुक्के खाने वाले वो हैं जो गलती के बाद गलती करते चले जाए। तो उनको हम लोग कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, मतलब वो इंसान नहीं है, वो जानवर है, बस समझिए मनुष्यों के बीच में आ गए हैं। तो अब जरा सुनिए, अब जो है इन्होंने देखा कि भाई मेरा छल्ला बना रहा है, फैसिनेट हो रहे हैं,
ये अभी बिगड़े नहीं हैं, लेकिन बस क्या है, उनके तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अब जो है एक दिन जो है वो ऐसा आएगा, अभी तक नहीं बिगड़े, एक दिन आएगा जब ये इंडिपेंडेंट चार्ज लेंगे और वो बोलेंगे ले करके देख, अभी उनका वाला ले करके, और फिर एक दिन आएगा जब खुद खरीदेंगे, लल्लू के दुकान पे जाएंगे, खुद खरीदेंगे और खुद से लेकर के छल्ला बनाएंगे। तो ये अभी इमर्जिंग है, अभी ले करके जो है वो छल्ला बनाना क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। अब जो है ये पीते नहीं है, अब जो है वो भाई को कंपनी दे रहे, वहां पे चखना भी है और गंगाजल भी है, तो बाकी लोग जो है वो दोनों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन जो है वो सचिन सिर्फ अपना क्या कर रहे हैं, चखना। अभी देख रहे हैं, अभी चखना, कल चखना पे मखना में भी चलेगा, तो फिर ये क्या हो गया, इमर्जिंग। अभी नहीं बिगड़े हैं, बिगड़ सकते हैं। अभी जो है वो सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं अपने भाई को। अंकित के पीछे बाइक पे बैठ करके क्या कर रहे हैं, वो मोहल्ले में उनका टारगेट, इनकी तो भाभी है, अब जो है वो क्या कर रहे हैं, राउंड एंड राउंड जो मार रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। कल के डेट में ये अपना भी कोई इंडिविजुअल टारगेट फिक्स करेंगे और उसके बाद जो है वो खुद राउंड मारना शुरू करेंगे। तो जब राउंड मारने लगेंगे तब तो बन जाएंगे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अभी क्या है, यही है आपका इमर्जिंग नेटवर्क, इमर्जिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो इसको कहते हैं इमर्जिंग HNI, डीम्ड इमर्जिंग। पब्लिक इशू के अकॉर्डिंग जो दो पब्लिक इशू यानी सेबी ICDR रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ये किसी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, मार्केट ने इसको डिराइव किया है। लेकिन अब जो नीचे है वो सेबी ICDR रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, जो आपको बताऊंगा भी उस समय। वहां पे 3 नाम बताऊंगा और उस समय पूछूंगा भी कि ये नाम का जिक्र कहां किया था। एक नाम बताऊंगा रिटेल इन्वेस्टर्स, एक बताऊंगा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और एक जिक्र करूंगा QIB, जिसका जिक्र पहले भी कर दिया है। रिटेल इन्वेस्टर का जिक्र अभी भी करने जा रहा हूं, NII का जिक्र उस समय करूंगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। इन्होंने जो कहा कैटेगरी, वो क्या कैटेगरी वो सुनिए। इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि कोई भी जो 2 लाख रुपए से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट करे, उसको इन्होंने क्या बोल दिया, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसका एग्जैक्ट नाम सेबी ICDR रेगुलेशन ने जो रखा है वो रखा है NII। क्या रखा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। याद रखिएगा, मैं उस समय पूछूंगा कि इसका और कहां क्या नाम था, कहां पढ़ा था, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो कितने से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा जो भी इंडिविजुअल किसी पब्लिक इशू में कर रहा है। जोमैटो के इशू में आपने 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, आप NII हो गए। TCS में आपने 50,000 का किया, तो उस इशू के लिए आप क्या हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स। और अगर आप अंडर का मतलब यहां अप टू है, अगर कंफ्यूजन हो तो लिख लीजिएगा, कितने तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 2 लाख तक का, तो आप कहलाएंगे रिटेल इन्वेस्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर। क्लियर है। IPO में ICDR रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी पब्लिक इशू में 2 लाख रुपए तक का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पॉसिबल, तो उस पब्लिक इशू के लिए आप क्या कहलाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर। हो सकता है आपने TCS में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जोमैटो का इशू अगर आया तो उसमें 5 लाख लगा दिया, तो आप जोमैटो के लिए जो है वो कहलाएंगे NII या HNI, लेकिन आप TCS के लिए क्या कहलाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स। क्लियर है। ये बेसिकली है आपके जो इंडिविजुअल। तो हमने इंडिविजुअल भी देख लिया और इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से हमने अपने फाइनेंशियल सिस्टम के जो कितने कंपोनेंट थे, 4 कंपोनेंट, उनमें से जो है वो कहिए तो प्रोडक्ट पूरे तरह से देख लिया, इंटरमीडिएरीज पूरे तरीके से देख लिया, पार्टिसिपेंट पूरे तरीके से देख लिया, फाइनेंशियल मार्केट भी हमने समझ लिया है। लेकिन वो पूरा खत्म होने का मतलब तो सिलेबस 80% खत्म हो जाना है, जिसमें मैंने बोला प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, कैसे प्राइमरी मार्केट में इशू करते, ये सब आएगा। लेकिन अब फिलहाल हम यहां से जहां आगे बढ़ेंगे वो चीज है कि अक्सर आप सुनते हैं कि शेयर्स किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, कोई कहता है सर्टिफिकेट फॉर्म में है। तो शेयर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पहले कैसे ट्रेड होता था और किस तरीके से उसका ट्रेड जो है वो किस तरह से होने लगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो ये सारा कुछ के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए फिलहाल आज की
CMSL की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।